हेलो 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 साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियाज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। साथियों सीए फाइनल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है इंडियस और एग्जामिनर इससे पूछता ही पूछता है, चाहे एमसीक्यू में पूछ ले चाहे डिस्क्रिप्टिव में पूछ ले। तो सर चैप्टर ऑर्गेनाइजर जो कि हमारे कंसेप्ट नोट्स में है, मैंने टोटल 10 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड करा है। सर ये 10 कंसेप्ट आपने पढ़ लिए, ये चैप्टर आपकी ग्रिप में आ गया। उसके साथ साथियों अपना क्यूए यूज करूंगा, आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, क्योंकि साथियों कंसेप्ट अगर कर लिए और क्वेश्चन नहीं करे तो साथियों फजूल है। यहाँ पे क्वेश्चन करना भी उतना ही जरूरी है जितना कंसेप्ट समझना है, बल्कि क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर ये शेयर बेस्ड पेमेंट है क्या, तो मैं आपको झलक दिखला देता हूँ इसकी बोर्ड नोट्स पे। सर रिलायंस कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय हायर करती है। एम्प्लॉय हायर करने के बाद उनको ट्रेनिंग देने के बाद ये जो एम्प्लॉय होते हैं ये हो जाते हैं बदमाश, ठीक है, ये छोड़ के चले जाते हैं कंपनी। तो इनको एक लालच दिया जाता है कि आप हमारी कंपनी में लंबा काम करो, से 4 साल के लिए काम करो, तो 4 साल बाद हम अपनी कंपनी के आपको शेयर देंगे। ठीक है, क्या देंगे, शेयर देंगे। तो सर एम्प्लॉय शेयर तो वैसे भी खरीद सकता है। साथियों यहाँ पे रिलायंस जो है सस्ते रेट पे शेयर देगी। फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर चल रहा है अभी 500 रुपए का, रिलायंस बोलेगी हम आपको अपना शेयर 50 रुपए में दे देंगे। ठीक है, डे वन में ही प्राइस फिक्स हो जाता है 50 रुपए में। तो यहाँ पे देखो एक तो एम्प्लॉय को लालच देने के लिए शेयर का यूज करा जाता है। दूसरा साथियों यहाँ पे शेयर एज अ करेंसी भी यूज करा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट। फॉर एग्जांपल किसी वेंडर से यानी किसी सेलर से रिलायंस ने कुछ भी परचेज करा है, गुड्स या सर्विस, ठीक है, तो एज अ शेयर वो करेंसी यूज कर सकती है। भैया वो बोलेगी हमारे पास पैसे नहीं है, ये लो हमारे शेयर और दफा हो जाओ। ठीक है, तो साथियों ये कंसेप्ट है आपका शेयर बेस्ड पेमेंट का। अब साथियों जो शेयर बेस्ड पेमेंट होती है वो भी दो तरीके से हो सकती है। एक तो सिंपल सी बात है कि अपने कंपनी के शेयर पकड़ा दो और दफा कर दो। दूसरा तरीका है साथियों, कंपनी बोलती है कि हम अपने शेयर का जो प्राइस चल रहा होगा, ठीक है, वो आपको कैश में पे कर देंगे। ठीक है, यानी प्राइस डिराइव्ड फ्रॉम शेयर ऑफ कंपनी, आपको उतना कैश मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं कैश सेटल्ड। क्योंकि कभी कभार ना जो सामने वाला है वो बदमाश होता है, वो बोलता है भैया मुझे शेयर चाहिए ही नहीं तेरे, हमें तो पैसा चाहिए पैसा। तो उस केस में कैश सेटल करना पड़ता है कंपनी को मजबूरी में। लेकिन यहाँ पे बेस क्या रहेगा, यहाँ पे जो शेयर का प्राइस चल रहा होगा उस बेस पे पेमेंट होगी। तो यहां तक की बात क्लियर है? सर क्लियर है, बिल्कुल सर। काम की बात बताऊंगा, फालतू बातें डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलते हैं साथियों, यहाँ पे कुछ की टर्म्स यूज होते हैं, वो की टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर साथियों हम सीधे जंप करेंगे अपने क्यूए में। साथियों यहाँ पे होती है ग्रांट डेट, यानी जिस दिन आपका सौदा तय हो रहा है अपने एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, या फिर किसी वेंडर के साथ कि भाई हम आपको शेयर देंगे, ये होती है साथियों ग्रांट डेट। उसके बाद साथियों इस दिन शेयर नहीं दिए जाते, इस दिन प्रॉमिस होता है कि हम आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद शेयर देंगे। तो शेयर किस दिन दिए जाते हैं, शेयर दिए जाते हैं वेस्टिंग डेट वाले दिन। ठीक है, वेस्टिंग डेट वो डेट होती है जिस दिन हम आपको शेयर देंगे। फिर वेस्टिंग डेट के बाद हम, कभी कभार ये होता है कि सामने वाली पार्टी उस दिन शेयर ना लेके कुछ टाइम बाद लेती है, तो साथियों उसके बाद भी हम एक ऑप्शन देते हैं कि हमने जो आपको डेट प्रॉमिस करी है शेयर देने की, ठीक है, उसके बाद हम कुछ टाइम पीरियड देते हैं कि इस टाइम तक आप कंपनी के शेयर ले सकते हो। तो इसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। समटाइम वो जो सामने वाली पार्टी है वो सेम डे नहीं आती शेयर लेने के लिए, कुछ टाइम बाद आती है, तो ये हम बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। और जिस दिन भी उसने शेयर ले लिए वो हो जाएगी एक्सरसाइज डेट। ठीक है, अब हमारे चैप्टर में जनरली जो वेस्टिंग डेट होगी उसी दिन वो शेयर ले लेता है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी है साथियों जहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड का भी कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को यहाँ पे डाला है। ठीक है साथियों, तो मोटा मोटा हमने यहाँ से समझ लिया, अब बारीकी में समझते हैं कंसेप्ट नोट से। यहाँ पे आ जाओ साथियों। ये देखो, तो साथियों जो इक्विटी सेटल्ड है उसे हम प्यार से बोलते हैं क्या, इक्विटी सेटल्ड। और जो कैश सेटल है उसे हम बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, SAR। ठीक है, जनरल एंट्री अभी लेटर समझ लेंगे। अब साथियों यहाँ पे देखो, मैंने आपसे कहा था कि शेयर में इतनी पावर है कि आप उससे कुछ भी खरीद सकते हो। सर आप असेट भी खरीद सकते हो, तो हमने इसमें एक एग्जांपल लिया था कि मोटा भाई ने बुर्ज खलीफा लिया है। ठीक है, अब बुर्ज खलीफा इन्होंने कैसे लिया है, इन्होंने कहा कि भैया हम अपनी कंपनी के 1000 शेयर आपको दे देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे जो बुर्ज खलीफा है उसकी फेयर वैल्यू आपको दे रखी है 35 करोड़। तो इंडियाज 102 ने आपको बता रखा है कि ये जो बुर्ज खलीफा है ये अपनी बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो साथियों इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, जो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स आपके पास आ रहा है 35 करोड़, आप इस पे एक्वायर रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन में आपको फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, तो सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा। प्रेफरेंस जो आपको ऑप्ट करना है वो है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर गिवन, जो आप शेयर दे रहे हो उस वैल्यू पे आप बुर्ज खलीफा को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है सर, दोबारा से बता दो सर। सर पहला प्रेफरेंस जो आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू, दूसरा प्रेफरेंस जो जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू। सिंपल है सर, बिल्कुल। तो सर ये जनरल एंट्री है, आप देख लोगे इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको पता होगा कि फेस वैल्यू आता है, तो 1000 शेयर पे जो फेस वैल्यू है वो 10,000 है, तो 10,000 पे इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। बाकी आपका एसपीआर में जाएगा, ठीक है, और बैलेंस आपका पीएल में जाएगा। देखोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद साथियों अगर आप कोई सर्विस लेते हो, आप अगर कोई सर्विस ले रहे हो तो उस केस में, और ये सर्विस जो है नॉन एम्प्लॉय से है, इसका मतलब अंबानी ने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई है। सर्विस क्या एक ही बारी में हो जाती है? हाँ सर, आएगा 1 घंटे में सर्विस करके चले जाएगा, तो सारा का सारा एक्सपेंस इमीडिएटली बुक कर लोगे। लेकिन सपोज करो अंबानी ने बोला कि मेरे घर की जितनी भी लिफ्ट है आपको पूरे 3 महीने तक उसे सर्विस करना है, ठीक है, उसका एएमसी करा लिया। तो साथियों यहाँ पे जो सर्विस है वो कंटिन्यूअसली मिल रही है, ठीक है। या हाउसकीपिंग सर्विस ले लो आप, हाउसकीपिंग सर्विस लगातार 3 महीने मिल रही है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपको सर्विस मिल रही है वैसे वैसे आप एक्सपेंस बुक करते रहोगे, यानी प्रोपोर्शनलिटी आप एक्सपेंस बुक करते रहोगे एवरी मंथ। सर यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब साथियों हम आएंगे शेयर बेस्ड पेमेंट विद एम्प्लॉय। अब हम एम्प्लॉय के साथ बात करेंगे। यहाँ तक जो हमने बात करी थी सर ये बाहर के लोग थे, ठीक है, अदर देन एम्प्लॉय। अब सर एम्प्लॉय को हम शेयर दे क्यों रहे हैं? सर अभी डिस्कस किया था मैंने आपसे, लालच दे रहे हैं हम ताकि हमारी कंपनी में वो लंबा समय तक काम करें। ग्रांट डेट हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंट है, कभी कभार सर जो हमारी ग्रांट डेट होती है जिस दिन हम शेयर देते हैं साथियों, उसके लिए हमें सीनियर अथॉरिटी से अप्रूवल भी चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल आरओसी से। अगर साथियों सीनियर अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए तो जिस दिन अप्रूवल आ रही है वो आपकी ग्रांट डेट मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सर शेयर बेस्ड पेमेंट की कुछ कंडीशन होती है। एम्प्लॉय को हम फोकट में शेयर तो देंगे नहीं, कुछ कंडीशन रहेगी। ये कंडीशन वैसी है जैसी साथी आपके पापा ने आपसे बोली थी कि बेटा सीए फाइनल में रैंक ले आया तो मैं तेरे को क्या दूंगा? गाड़ी दूंगा। कौन सी गाड़ी दूंगा? सर ऑडी दूंगा। नहीं सर ऑडी नहीं देंगे, मारुति की देंगे। हाँ जी, तो वही कंडीशन यहाँ पे रिलायंस ने यानी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के साथ रखी है, वही है वेस्टिंग कंडीशन, यानी शेयर देने की कंडीशन देसी भाषा में। सर एक तो है सर्विस कंडीशन, नाम से ही पता लग रहा है सर एम्प्लॉय को एक फिक्स टाइम पीरियड तक सर्विस देनी है कंपनी में, तो तब जाके उसको शेयर मिलेंगे। क्या ये जो सर्विस कंडीशन है सर एम्प्लॉय के कंट्रोल में? हाँ सर बिल्कुल एम्प्लॉय के कंट्रोल में, ठीक है। एम्प्लॉय 3 साल तक रुकेगा, उसके पूरे कंट्रोल में है, उसके बाद उसको शेयर मिल जाएंगे। उसके बाद एक होती है परफॉर्मेंस कंडीशन। सर परफॉर्मेंस कंडीशन में क्या होता है? एक नॉन मार्केट होती है, एक मार्केट बेस होती है। नॉन मार्केट का मतलब सर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, इसका प्योरली लेना देना है एम्प्लॉय से। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय को सेल्स टारगेट दे दिया, ये स्पेशली होते हैं जितने भी कंपनी में जो मार्केटिंग पर्सन होते हैं ना, इनको सेल्स टारगेट दिए जाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट टारगेट दिए जाते हैं, कॉस्ट डिपार्टमेंट को कॉस्ट रिडक्शन टारगेट दिया जाता है कि आपने टारगेट पूरे कर लिए तो हम आपको शेयर देंगे। क्या ये टारगेट एम्प्लॉय के कंट्रोल में होते हैं? सर बिल्कुल कंट्रोल में होते हैं। सर बार बार आप कंट्रोल पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहा हूँ साथियों कि ये जो कंट्रोल वाला पार्ट है ना, जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में, यही साथियों वेस्टिंग पीरियड में आता है। वेस्टिंग पीरियड क्या साथियों? अभी अभी बताया था मैंने आपको, ये है आपका वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। इस वेस्टिंग पीरियड के कंप्लीट होते ही आपको जो है शेयर मिल जाएगा, यानी जैसे ही आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली आपको शेयर मिल जाएगा। अच्छी बात है सर। तो सर्विस कंडीशन नॉन मार्केट कंडीशन जो है वो वेस्टिंग पीरियड में आएगा, ठीक है। उसके बाद एक होती है मार्केट बेस। मार्केट बेस मतलब कंपनी ये बोलती है कि हमारे शेयर का प्राइस जिस दिन 1,000 रुपये हो गया उस दिन हम आपको शेयर देंगे। क्या ये कंडीशन एम्प्लॉय के कंट्रोल में है? नहीं सर, एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है, कंपनी के परफॉर्मेंस के बेस ऊपर है, तो ये सब तो कंपनी के खुद के हाथ में है, ठीक है।
तो ये वेस्टिंग पीरियड में नहीं आएगा, ये वेस्टिंग पीरियड में नहीं आएगा। नॉन वेस्टिंग कंडीशन, सर ये क्या है? सर ये भला ये है कि जिस दिन भी एम्प्लॉय उस शेयर को लेता है तो कभी कभार उसमें एक लॉक इन पीरियड लगा दिया जाता है कि आप इस शेयर को 2 साल तक नहीं बेच सकते, 2 साल तक नहीं बेच सकते, ठीक है। अब साथियों ये जो नॉन वेस्टिंग कंडीशन है इसका भी वेस्टिंग पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साथियों शेयर तो ऑलरेडी मिल चुके हैं एम्प्लॉय को, बस उसे वो 2 साल तक बेच नहीं सकता है कि एग्रीमेंट हो रखा है, तो ये भी वेस्टिंग पीरियड में नहीं आएगा, ठीक है। शेयर्स विद 3 ईयर लॉक इन पीरियड। तो साथियों ये नॉन वेस्टिंग कंडीशन है, इस कंडीशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ऑन एलिजिबिलिटी ऑफ गेटिंग शेयर्स, ठीक है। एम्प्लॉय के शेयर्स लेने पे इस कंडीशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, शेयर तो उसको मिल ही जाएगा, बस उसको क्या करना है, शेयर लेके लॉक इन पीरियड पे रखना है। तो सर ये पार्ट क्लियर है। सर यहाँ पे आपने इतना टाइम क्यों दिया? क्योंकि साथियों ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, इसलिए टाइम दिया है, और बच्चों को यहाँ पे बहुत डाउट भी रहता है, ठीक है सर। ये पार्ट तो हमें क्लियर है। उसके बाद साथियों ये जो कंडीशन है वेस्टिंग कंडीशन, यहाँ पे वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए साथियों जब भी एम्प्लॉय को शेयर मिलेगा, इसलिए यहाँ पे वेस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद साथियों अब हमें क्या करना है, हमने अपने एम्प्लॉय को शेयर्स देने हैं, ठीक है। तो सर हर साल हमें एक्सपेंस बुक करना होता है ईयर एंड पे, तो उसका ये फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली समझेंगे अपने क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है साथियों। उसके बाद सीधे चलते हैं साथियों क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या तड़का है इसमें। अभी हम समझ रहे हैं साथियों कौन सा वाला पार्ट, अभी हम समझ रहे हैं इक्विटी सेटल, ठीक है, कि एम्प्लॉय को हम इक्विटी देंगे तो कैसे अकाउंटिंग होगी। उसके बाद कैश सेटल देखेंगे, तो देखते हैं। तो साथियों ये है हमारे पास क्यूए। तो साथियों यहाँ पे हर चैप्टर के क्वेश्चन को मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैटेगरी बना रखी है, ये कैटेगरी ABC वाली नहीं है साथियों, एक कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने उन्हें एक कैटेगरी में डाल रखा है ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, ठीक है। उसके साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करा दिए हैं हर कैटेगरी में। तो साथियों इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट विद एम्प्लॉय एंड वेंडर। तो साथियों सबसे पहले हम एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करेंगे, इसके लिए हमारे पास 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन करना है। वेंडर के साथ एक क्वेश्चन है 1.6। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको 1.1 क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1.1। साथियों एक बात और बता दूं कि हर इंडेस के आंसर को मैंने एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, बस वो फॉर्मेट आपको दिमाग में बैठाना है, तो कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे दोगे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1.1 एग्जाम जनवरी 21 में आ रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, बेस डेवलप करने के लिए देख लेते हैं। तो एंटिटी एक्स ने 10 शेयर दिए हैं, ठीक है, टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉय, यानी हर एक एम्प्लॉय को 10 शेयर मिलेंगे। ये क्या है सर, कि लॉलीपॉप है। अच्छा लॉलीपॉप में और क्या लिखा है, टू रिमेन इन सर्विस। तो यहाँ पे साथियों एक तो सर्विस कंडीशन है, तो ये वेस्टिंग कंडीशन है। दूसरा जो एंटिटी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 100 मिलियन होगा। तो साथियों आपको ये बताना है क्या ये एम्प्लॉय के कंट्रोल में है, सर नहीं है, तो ये वेस्टिंग पीरियड में नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट एक्सपेक्ट दैट पैट शुड रीच टू 100 मिलियन बाय एंड ऑफ 3 ईयर। ठीक है सर, कभी भी हो, हमें क्या मतलब, ये आपका वेस्टिंग पीरियड में आएगा नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन सर यहाँ एम्प्लॉय सर्विस में कब तक रहेगा, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड फॉर वेस्टिंग राइट बाय ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। इसका मतलब यहाँ पे 3 साल एम्प्लॉय को सर्विस में रहना है। ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा है। आपको एक्सपेंस कैलकुलेट करना है कि इस शेयर बेस्ड पेमेंट का एक्सपेंस हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना है अपनी बुक्स में। ठीक है साथियों, इसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। यहां पे आ जाओ। अब साथियों सबसे पहले आपको चाहिए होता है कि क्या आप ग्रांट डेट पे कोई अकाउंटिंग करते हो? सर ग्रांट डेट पे कोई अकाउंटिंग नहीं होती, अकाउंटिंग होती है हमेशा ईयर के एंड में। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ईयर एंड में जो आप अकाउंटिंग करोगे वो से कैसे करोगे, ध्यान दो। सर आपको देखना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने एक्सपेक्टेड है आपकी जजमेंट के हिसाब से जो इस शेयर को लेंगे।
सर हमने 1000 लोगों को कहा था, लेकिन 1000 लोग रुकेंगे थोड़ी ना कंपनी में, हमें लग रहा है केवल 97% ही रुकेंगे। तो आपकी जजमेंट के हिसाब से आप 970 पर्सन्स को, एम्प्लॉय को शेयर दोगे। तो सर सबसे पहले ये कैलकुलेशन है। फिर कितने नंबर ऑफ ऑप्शन दोगे ये तो सर फिक्स ही रहेगा, ठीक है, शुरू से लेके आखिरी तक। फिर हमें निकालना होता है इसमें फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होता है ये देख लो। तो सर ग्रांट डेट वाले दिन कंपनी क्या करती है, कंपनी के अकाउंटिंग में आपको बता रहा हूँ, कंपनी क्या करती है, कंपनी देखती है हमारे कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है 500, हमने अपने एम्प्लॉय से बोला है कि हम अपनी कंपनी के शेयर आपको देंगे 100 रुपए में। तो यहाँ पे आप एक बार बताओ कंपनी का खर्चा कितना हो रहा है। सर कंपनी का यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 400 रुपए का, क्योंकि 400 रुपए कंपनी बियर करेगी, 100 रुपए एम्प्लॉय से मिल जाएगा। तो साथियों यही है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, यही है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमें समझ में आ गया, हमें ये बता दो हम इसे ग्रांट डेट पे क्यों ले रहे हैं। सर ग्रांट डेट पे इसलिए ले रहे हैं कि इंडियाज 109 में आपने फिक्स टू फिक्स टेस्ट पढ़ा होगा। तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट ये बोलता है कि आप अपनी कंपनी के शेयर दे रहे हो, क्या ये वो फिक्स है। हाँ सर डे 1 में फिक्स हो गए, वो चेंज नहीं होंगे। क्या आपको इसके बदले जो पैसा मिल रहा है क्या वो भी फिक्स है। हाँ सर फिक्स है, हमें 100 रुपीज मिल रहे हैं। तो सर यहाँ फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हो रहा है, इसलिए ये आपका इक्विटी है, ठीक है। और इक्विटी हमेशा डे 1 पे मेजर होता है। तो सर 400 रुपए आपके डे 1 पे मेजर होंगे, यानी ग्रांट डेट वाले दिन, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है सर। अब आगे देखो सर, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एक बार 100 हो गया, यही फाइनल रहेगा फॉर एंटायर वेस्टिंग पीरियड। सर वेस्टिंग पीरियड 3 था। अब साथियों आपको इसे कैलकुलेट करना है 970 इंटू 10 इंटू 100। लेकिन साथियों ये तो खर्चा पूरे 3 साल का है ना, आपको तो केवल फर्स्ट ईयर का बुक करना है। तो प्रोपोर्शनलिटी आप क्या करोगे, इंटू 1/3 कर दोगे, तो आपका आ जाएगा ये। उसके बाद साथियों सेकेंड ईयर में फिर आपको एम्प्लॉय का एस्टिमेट लगाना है, ठीक है। तो आपको ये लग रहा है भी 1000 में से आप केवल 95% ही इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, बाकी चले जाएंगे। तो 950 एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे, 10 आपका नंबर ऑफ ऑप्शन है, 100 आपका फेयर वैल्यू है, इनटू। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको 2 साल का खर्चा बुक करना है। तो आप क्या करोगे, जो भी कैलकुलेट करके आएगा इंटू 2/3 करोगे। यहाँ देखो इंटू 2/3 आपने करा है, ठीक है। लेकिन सर इस 2/3 तो हमने कर लिया, लेकिन इसमें से ये तो हमने ईयर 1 में रिकॉग्नाइज कर लिया, इसमें से कुछ तो हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो इसको माइनस कर लेना, बैलेंस आप यहाँ पे एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। तो ईयर 2 तक आपका टोटल ये एक्सपेंस हो गया, जिसमें से ईयर 1 में आपने ये बुक कर लिया, ईयर 2 में आपने ये बुक कर लिया। फिर ईयर 3 में अगेन आपको एक्सपेक्टेशन लगानी है, सर कितने एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे, इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इनटू 3/3 इनटू 3/3 आप करोगे। तो साथियों जो भी आपका खर्चा आएगा ये पूरे 3 साल का आएगा। लेकिन साथियों इन 3 साल के खर्चे में ये आप पहले बुक कर चुके हो, तो इसे आप माइनस कर दोगे ईयर 1 ईयर 2 का, तो जो बैलेंस आएगा ये खर्चा आप बुक कर लोगे। फाइनली 3 साल का आपने खर्चा बुक कर लिया, आपका काम हो गया। तो साथियों खर्चा कैसे बुक करना है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। सर हमें जनरल एंट्री भी बताओ, क्या इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी है आपसे, नहीं पूछी, तो साथियों क्यों लिख के आ रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, FR के पेपर में अगर आप फालतू ज्ञानबाजी करके आ रहे हो जो एग्जाम में नहीं पूछी, तो इसका मतलब आप मार्क्स लूज कर रहे हो, क्योंकि आप बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल सर। तो साथियों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1.2 करेंगे, और जो हमारी कैटेगरी 1 है इक्विटी सेटल SPP की। साथियों यहाँ पे मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा आउट ऑफ 6, तो आपका काम बन जाएगा एग्जाम के लिए। तो सर ये जो 1.2 क्वेश्चन है, अब इसमें मैं आपको हैक भी बताऊंगा साथियों, कि इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट में आपको बस एक 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। वो 4 इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में से अगर आपने सही निकाल ली, तो आपका साथियों शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन कभी लाइफ में गलत नहीं हो सकता। तो साथियों ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ चुका है, क्योंकि साथियों क्वेश्चन ही इतना बढ़िया है। सर वो 4 इन्फॉर्मेशन क्या है। साथियों आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो इस शेयर को एक्सरसाइज करेंगे वो कैलकुलेट करना है एक्यूरेटली। फिर नंबर ऑफ ऑप्शन आप कितने दे रहे हो, जैसे हम बोलते हैं देसी भाषा में शेयर पर एम्प्लॉय कितने दे रही कंपनी। फिर फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट ये सेम ही रहती है, क्वेश्चन 1.1 में इसका लॉजिक भी डिस्कस करके आए हैं, और वेस्टिंग पीरियड कितना रहेगा वो भी हमें देखना है। बस ये 4 इन्फॉर्मेशन आप सही निकाल लो। तो इस क्वेश्चन में सीखेंगे ये 4 इन्फॉर्मेशन सही से निकालनी कैसी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। अंकिता होल्डिंग एक कंपनी है
ये 100 शेयर दे रही है, तो नंबर ऑफ ऑप्शन निकाल लिया आपने, 100 शेयर है, ये तो फिक्स ही रहेगा सर। और कितने एम्प्लॉय को दे रहे हैं सर, 500 एम्प्लॉय को दे रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2001, ये आपकी ग्रांट डेट हो गई। यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय शुड रिमेन इन सर्विस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, ऑब्वियसली बात है साथियों, जब वो सर्विस में रहेगा जब भी तो शेयर मिलेंगे उसको। फिर ये कह रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में, यहाँ पे साथियों ध्यान से देखो, शेयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ, शेयर की वेस्टिंग कंडीशन दे रखी है कि अगर कंपनी की अर्निंग जो है 12% से इंक्रीज हो गई फर्स्ट ईयर के एंड में, तो हम शेयर दे देंगे। मान लो फर्स्ट ईयर में नहीं हो पाई अर्निंग इंक्रीज, तो सेकंड ईयर में कंपनी की अर्निंग जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाए ओवर द 2 ईयर पीरियड, यानी इन दोनों साल को मिला के 20% से ज्यादा उनकी अर्निंग इंक्रीज हो जाए तो हम शेयर दे देंगे। थर्ड ईयर में ये कह रहा है कि सेकंड ईयर में भी ये अर्निंग इंक्रीज ना हो पाए, तो थर्ड ईयर के एंड में मोर देन 20% अगर इनकी अर्निंग इंक्रीज हो गई ओवर द 3 ईयर पीरियड, या एक्यूमुलेट करके देखेंगे तो ये शेयर दे देंगे। अब साथियों यहाँ पे फेयर वैल्यू आपको ग्रांट डेट की दे दी है 122, ठीक है, ये हमें चाहिए होती है उन 4 इंफॉर्मेशन में से। उसके बाद साथियों ये कह रहे हैं 2001 यानी ईयर 1 की बात कर रहा है, यहाँ पे जो अर्निंग है वो 10% से इंक्रीज हुई है, तो साथियों फर्स्ट ईयर के एंड में तो वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं रही, तो यहाँ पे हम शेयर नहीं देंगे। लेकिन साथियों अब हमें क्या लग रहा है, शेयर हम अगले साल के एंड में देंगे। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड जो है आपका क्या होता है, नेक्स्ट पॉसिबल ईयर। तो साथियों वेस्टिंग पीरियड इस क्वेश्चन में टोटल 2 ईयर होगा, यानी एक्सपेंस आपको टोटल 2 ईयर में बुक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी को ये लग रहा है कि 29 यहाँ पे 29 एम्प्लॉय लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, इस साल 29 तो छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है कंपनी को ये लग रहा है कि अगले साल ये जो अर्निंग टारगेट है ये अचीव कर लेंगे, ठीक है, एंड एक्सपेक्ट दैट शेयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2002, मतलब यहाँ की बात कर रही है। फिर ये कह रहा है कंपनी आल्सो एक्सपेक्ट दैट एडिशनल 31 एम्प्लॉय विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2002, तो इस ईयर 2 में 31 एम्प्लॉय और छोड़ के जाएंगे, ठीक है साथियों। तो 2001 यानी फर्स्ट ईयर के एंड में जो हमें एक्सपेंस बुक करना है, तो टोटल 500 एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दिया था, उसमें से 29 छोड़ के जा चुके हैं और लग रहा है कंपनी को 31 और छोड़ के जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो इस शेयर को एक्सरसाइज करेंगे वो है 440। नंबर ऑफ ऑप्शन दे रखा था, फेयर वैल्यू दे रखा था, वेस्टिंग पीरियड अभी हमने निकाल लिया था कि 2 ईयर में हम एक्सपेंस बुक करेंगे, तो साथियों अकॉर्डिंगली आप एक्सपेंस निकाल लोगे। आते हैं 2002 में, क्या 2002 में कंडीशन मीट हो रही है देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ ईयर 2002 कंपनी अर्निंग इंक्रीज बाय 18%, होनी कितनी चाहिए थी साथियों, 20% से, तो शेयर डिड नॉट वेस्ट। तो साथियों यहाँ पे अब शेयर दोबारा नहीं दिए गए हैं, अब यहाँ नहीं दिए गए हैं तो ये अगले साल दिए जाएंगे। तो साथियों अब ध्यान से देखो, तो साथियों 29 एम्प्लॉय यहाँ भी छोड़ के चले गए, तो 29 का आंकड़ा एक यूनिक आंकड़ा है, पिछले साल भी 29 छोड़ के गए थे, इस साल भी 29 छोड़ के चले गए, और कंपनी को ये लग रहा है कि अगले साल 23 और छोड़ के जाएंगे, और कंपनी को ये लग रहा है 2003 में तो फाइनली ये टारगेट अचीव हो ही जाएगा भैया, इतनी बुरी हालत भी नहीं है कंपनी की जो टारगेट अचीव ना कर पाए। तो यहाँ पे टोटल 58 छोड़ के जा चुके हैं, 23 की एक्सपेक्टेशन है टोटल, और 19 एम्प्लॉयज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। ये दोनों चीजें सेम रहेगी, यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड 3 साल का रहेगा, तो अकॉर्डिंगली 2/3 का वेस्टिंग पीरियड लगाओगे और एक्सपेंस को बुक कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर एट द एंड ऑफ ईयर 2003 ओनली 21 एम्प्लॉय लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, और जो कंपनी की अर्निंग है वो इंक्रीज टू डिजायर लेवल, जो इन्होंने सोचा था वो पा लिया है। तो फाइनली यहाँ पे 3 साल का वेस्टिंग पीरियड होगा और यहाँ पे ये शेयर को वेस्ट कर देंगे, दे देंगे। तो साथियों यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 421, ठीक है, टोटल जितने छोड़ के जा चुके हैं उन्हीं को कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लोगे इतना आपका एक्सपेंस बुक होगा। तो साथियों ये कैलकुलेशन हमने करी है एक्सपेंस बुक करने की, इतना एक्सपेंस बुक होगा। क्वेश्चन ने हमसे पूछा गया था एक तो एक्सपेंस कितना बुक होगा, तो साथियों शेयर बेस्ड पेमेंट के क्वेश्चन में ये वर्किंग तो आपको दिखानी, ये तो एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। साथ में कभी कभार वो आपसे जर्नल एंट्री भी पूछ लेते हैं, सर जर्नल एंट्री कैसे होगी, सर जर्नल एंट्री बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका एक्सपेंस है वो एम्प्लॉय बेनिफिट है, आप एम्प्लॉय को कुछ दे रहे हो, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 2
आप एक रिजर्व जनरेट करोगे कि आप उसे शेयर दोगे फ्यूचर में, तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आप एक जनरेट कर लोगे, ठीक है। तो तीनों साल वही जनरल एंट्री होगी, कैलकुलेशन हमने यहाँ पे ऊपर सीख ली है। उसके बाद ईयर एंड में जिस दिन वो हमसे शेयर मांगने आएगा सर, हम उसको शेयर दे देंगे। तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व जो हमने बनाया था उससे हम डाल देंगे सारा शेयर कैपिटल में, फाइनली कंपनी के शेयर इश्यू हो जाएंगे एंड टाटा बाय बाय, हैप्पी एंडिंग। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1.2 प्यार मोहब्बत के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन शेयर बेस्ड पेमेंट के आप कर लो, इक्विटी सेटल एसबीपी आपका काम हो जाएगा। सर सेकंड कैटेगरी में आते हैं हम, कैश सेटल एसपीपी विद एम्प्लॉय, जैसे हम प्यार से बोलते हैं सार। तो साथियों इसमें टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले कंसेप्ट नोट से कंसेप्ट बता दूं आपको मैं। तो फिफ्थ टॉपिक है हमारा कैश सेटल एसबीपी। तो साथियों ये जो कैश सेटल एसबीपी है ये सिमिलर टू इक्विटी सेटल्ड है, सब कुछ सिमिलर है जो मैंने आपको बताया था। पहली चीज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं जिसको देने हैं, दूसरा नंबर ऑफ ऑप्शन, तीसरा जो फेयर वैल्यू, साथियों फेयर वैल्यू पे यहाँ पे चेंज है, वहां फेयर वैल्यू ऑन ग्रांड डेट लेते थे, यहाँ फेयर वैल्यू ऑन ग्रांड डेट नहीं लेनी है। चौथा वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे भी रहेगा। तो सर यहाँ लेना क्या है, सर यहाँ पे आपको हर साल के एंड की फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन देखना है, ठीक है, हर साल के एंड में, और उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो साथियों इसे करना कैसे है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो साथियों एक प्यारा सा क्वेश्चन लूंगा, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है हमारे पास कैश सेटल में। तो साथियों लेके चलता हूं QA पे आपको, और क्वेश्चन नंबर 2.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.2 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है साथियों, आपका देख के दिल खुश हो जाएगा इस क्वेश्चन को। तो साथियों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2.2 पे। तो यहाँ पे XYZ इशूड 10,000 SAR शेयर एप्रिसिएशन राइट, यानी ये कैश सेटल्ड ऑप्शन है, डेट वेस्ट इमीडिएटली टू इट्स एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 2000, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे वो है वेस्ट इमीडिएटली, ठीक है। इसका मतलब एम्प्लॉय आज हमने ऑप्शन दिया है, आज ही चाहे तो हमसे कैश लेके जा सकता है, क्योंकि साथियों बार बार कंपनी लॉलीपॉप देके अपने एम्प्लॉय को नहीं रोक सकती। तो इन्होंने कहा भैया आज ही ले ले, ठीक है, और हम तेरे पे भरोसा कर रहे हैं, तू रुक के काम करेगा। तो गुड फेथ में एम्प्लॉय जो है काम कर लेता है, ठीक है। ये क्वेश्चन उस लॉजिक पे बना है। सार विल बी सेटल इन कैश हमें पता ही है, ठीक है। उसके बाद जो फेयर वैल्यू है ग्रांट डेट की वो सर 95 है, जिस दिन ये ऑप्शन दिया जा रहा है। सर यहाँ पे फेयर वैल्यू का क्या फंडा है, सर फेयर वैल्यू का ये फंडा है यहाँ पे कि जो शेयर प्राइस है एग्जैक्टली कंपनी शेयर प्राइस का अमाउंट एम्प्लॉय को नहीं देती, एम्प्लॉय को बोलती है कि भैया जो शेयर प्राइस है उससे थोड़ा हम काट के देंगे, तो उसकी वो फेयर वैल्यू निकालती है, जो है कंपनी का खर्चा होता है इसमें, वही फेयर वैल्यू ऑफ सार होती है, ठीक है। सार कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम अप टू 31 मार्च 2003, ठीक है। ऑप्शन दिया था 2000 में, 2003 तक ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी एक्सरसाइज पीरियड यहाँ पे 3 साल का हो गया। इसलिए साथियों जब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसलिए मैंने आपको एक्सरसाइज पीरियड का कंसेप्ट बताया था, ठीक है। अब एक्सरसाइज पीरियड का हम रोल भी समझेंगे यहाँ पे, ठीक है सर, मजा ही आने वाला है इसमें। तो अब यहाँ पे साथियों ये कह रहा है 31 मार्च 2001 में, ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में इसको ये लग रहा है 95% ऑफ टोटल एम्प्लॉय विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, ठीक है। फिर अगले साल इसको लग रहा है 92% जो एक्सरसाइज करेंगे, और फाइनली इसे लग रहा है 89% एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे देखो ग्रांड डेट पे तो इसे लग रहा है 100% एक्सरसाइज करेंगे। तो साथियों होगा क्या, आपको यहाँ पे ग्रांड डेट पे एक्सपेंस बुक करना है, क्योंकि साथियों यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वेस्ट इमीडिएटली, इस वजह से अगर ये वेस्ट इमीडिएटली ना लिखा होता तो ग्रांड डेट पे कोई अकाउंटिंग नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको फेयर वैल्यू लेना है यहाँ पे हर ईयर एंड का। अब सबसे पहले तो आप ग्रांड डेट का फेयर वैल्यू ले लो, जो यहाँ पे दे रखा है आपको 95 रुपीज। तो 95 इन्होंने फेयर वैल्यू ले लिया, ठीक है, और 100% एम्प्लॉय इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। सर हमें नंबर एम्प्लॉय क्या दे रखा है यहाँ पे, सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी आपको नहीं दे रखा, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपको नहीं दे रखा।
बस आपको ये बताया कि 100% एक्सरसाइज करेंगे, तो 95 इंटू 100% कर लो, ये आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं। तो साथियों उसके बाद आपको ये देखना है नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं। सर नंबर ऑफ ऑप्शन है 10,000, तो 95 इंटू 100% एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे इंटू नंबर ऑफ ऑप्शन 10,000 है, तो साथियों ये आपका आ जाएगा 9,50,000। ये पूरा का पूरा आप एक्सपेंस बुक कर दोगे ग्रांड डेट पे, क्योंकि साथियों वेस्ट इमीडिएटली है साथियों, तो वो अभी के अभी इस पैसे को लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ईयर 1 के एंड में। ईयर 1 के एंड में फेयर वैल्यू हो गई 112। तो साथियों इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए साथियों, यहाँ पे फेयर वैल्यू हर साल की हमें देखनी है। सर क्यों देखनी है, लॉजिक बता दो सर। ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नेचर का है, ठीक है, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नेचर का है। और जो हम इक्विटी सेटल पढ़ के आए थे वो इक्विटी का था, तो जो 109 ठीक से बढ़ के आए हैं उन्हें पता है इक्विटी आपका डे 1 पे ही मेजर होता है, सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट अलाउड नहीं है इक्विटी की। लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी आप सब्सिक्वेंट रीमेजर करते हो। तो सर हमने सब्सिक्वेंटली रीमेजर करा तो हमें 112 रुपए देने हैं, लेकिन सर कितनों को देने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये कह रहा है कि आपके 95% होंगे, तो 95% के हिसाब से 10,000 नंबर ऑफ ऑप्शन है, ये कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 10,64,000। अब सर एज ऑन डेट आपको 10,64,000 पे करना है, लेकिन सर पहले से ही आप 9,50,000 बुक कर चुके हो, तो अब आपको डिफरेंस बुक करना है 1,40,000 का। सिमिलरली ईयर 2 के एंड में अब आपको बुक करना है 10,02,800, लेकिन सर पहले आप कितना बुक कर चुके हो अभी तक 10,64,000, तो अब आपको रिवर्स करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस जो है आपका कम हो रहा है। तो रिवर्स कैसे करोगे, -61,200। और ईयर 3 के एंड में सिमिलरली आपको 10,14,600 बुक करना है, ठीक है, लेकिन पहले से कितना बुक कर चुके हो 10,02,800, तो डिफरेंस बुक करोगे 11,800। तो टोटल आपका जो एक्सपेंस आ जाएगा 10,14,600 आपने बुक कर लिया। सर जनरल एंट्री क्या पास होगी, सर वही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे आप शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी बुक करोगे। सर लाइबिलिटी इसलिए बुक कर रहे हैं क्योंकि सर हमें कैश पे करना है, तो इसलिए लाइबिलिटी आएगा। वहां पे फ्यूचर में शेयर देने होते थे इसलिए हम एक रिजर्व बनाते थे, ठीक है, यहाँ पे कैश देना है इसलिए लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सर ये जो अमाउंट है 9,50,000, 1,14,000, 61,000, 200, 11,800, यही आपको बुक करना है। बस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको रिवर्स करना है। तो हमने एसबीपी लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया है और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ रायता मत फैला देना। उसके बाद ईयर एंड में आप पे कर दोगे तो क्या होगा, एसबीपी लाइबिलिटी टू कैश कितना होगा सर, वही 10,14,600। तो क्या सर क्वेश्चन इजी था, सर बहुत ही इजी था। क्या पेपर में आ रखा है, सर 2 बार आ रखा है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा बच्चे इतने परेशान क्यों हैं। सर एफआर को लेके परेशानी का कारण ये है कि जो अटपटे कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं क्वेश्चन इधर है कहीं क्वेश्चन उधर है, क्वेश्चन को एक लाइन से नहीं पढ़ रहे हैं। तो साथियों जो सब्जेक्ट इजी हो सकता है उसे वो कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन एक लाइन से पढ़ते हो, आपको पता है भैया इसमें मेरे को 2 क्वेश्चन करने हैं, इसमें मुझे 3 क्वेश्चन करने हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, ठीक है सर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें मैं आपको दोबारा से दिखाऊं, यहाँ पे टोटल हमें कैश सेटल में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं साथियों, उसमें से एक क्वेश्चन अभी हमने निपटा लिया 2.2। 2.4 देख लें सर, बिल्कुल देख लेते हैं क्या है 2.4 में। सर 2.4 आपके माई 26 अटेम्प्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा, ठीक है। सर हमें क्वेश्चन बैंक ऑर्डर करना है साथियों, नीचे नंबर दिया गया है उसमें ऑर्डर कर लो आप, क्वेश्चन बैंक आपके घर में पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, सर आरटीपी एमटीपी में आ रखा है, बस जल्दी आपके नजदीकी एग्जाम में दिखने वाला है। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है, इसने 1000 शेयर ऑप्शन दिए हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन मिल गए, कितने एम्प्लॉय को दिए हैं सर, 40 एम्प्लॉयज को दिए हैं। सर ग्रांट डेट है 1 जनवरी 2005। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो ऑल ऑफ द राइट है वेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2006। तो साथियों इन्होंने दिए कब थे, ये 1 जनवरी 2005, और ये वेस्ट कब होंगे 31 दिसंबर 2006। तो साथियों वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे 2 साल का हो गया आपका।
वेस्टिंग पीरियड हो गया, फिर इसमें एक्सरसाइज पीरियड भी दिया है कि दे कैन बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग 7-8, तो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड भी दे दिया, एक्सरसाइज पीरियड भी दे दिया। मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट एट ग्रांट डेट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच सार इज ₹111। ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू दे दी। फिर ये कह रहे हैं इनका एक एस्टिमेशन है कि 10% ऑफ एम्प्लॉय विल लीव ड्यूरिंग द 2 ईयर पीरियड। जो वेस्टिंग पीरियड है इसमें 10% बंदे छोड़ के जाएंगे। फिर आपको फेयर वैल्यू दे दी है, फेयर वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो ये वेस्टिंग पीरियड है आपका, ठीक है, ये वेस्टिंग पीरियड की दे दी और ये आपको एक्सरसाइज पीरियड की दे दी। ये कह रहा है 10% ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट बिफोर एंड ऑफ 2006, तो 10% तो छोड़ के जा चुके हैं। फिर ये कह रहा है 31 दिसंबर 2007 में व्हेन द इंट्रिंसिक वैल्यू वाज ₹10। सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? तो साथियों इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू, ठीक है। सर ट्रू वैल्यू में और फेयर वैल्यू में क्या फर्क होता है साथियों? अभी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर रिवीजन में भी रेगुलर वाले मजे दे रहा हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 6 एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन, ठीक है, 31 दिसंबर 2007 में। अभी एक्सरसाइज पीरियड चल रहा है। एंड रिमेनिंग 30 एम्प्लॉय एक्सरसाइज इन 2008, ठीक है। और 2008 में जब इन्होंने एक्सरसाइज करा है उस टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू आपको दे रखी है ₹12, ठीक है। तो साथियों करना कैसे है, आपसे पूछ रहा है एक्सपेंस और लाइबिलिटी कितनी रिकॉग्नाइज करनी है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और आपको जनरल एंट्री भी पास करनी है। तो आपको लेके चलता हूं मैं अपने बोर्ड नोट्स पे, ठीक है। साथियों सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ ऑप्शन, ठीक है, और फेयर वैल्यू और वेस्टिंग पीरियड। बस ये 4 चीजें आपको चाहिए तो आपका एक्सपेंस निकल के आ जाएगा। तो साथियों 31 दिसंबर 2005 में, ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा है वेस्टिंग पीरियड आपका 2 ईयर है, 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2006, ठीक है। सर 40 एम्प्लॉय को आपने ऑप्शन दिया था, उसमें से 10% जो है छोड़ के जाएंगे, तो 36 एम्प्लॉयज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। नंबर ऑफ ऑप्शन 1000 है, फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2005 की लेनी है आपको ₹12। यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड आपका 2 ईयर है। तो साथियों एक्सपेंस आपका निकल के आ जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में, ऐसे ही सेकंड ईयर के एंड में भी आप निकाल लोगे। उसके बाद साथियों अब ये आपका एक्सरसाइज पीरियड चालू हो गया। साथियों यहाँ पे खेल है, ठीक है, इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन बन रहा है। 31 दिसंबर 2007 में टोटल 36 एम्प्लॉय में से 6 एम्प्लॉय जो है ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, 30 एम्प्लॉय एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो साथियों जो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, उनकी जो हम मेजरमेंट करेंगे वो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से करेंगे। तो साथियों अब मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का हैक। अगर क्वेश्चन में आपको फेयर वैल्यू दे रखी है और इंट्रिंसिक वैल्यू दे रखी है तो पेमेंट आप करोगे साथियों इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। और जो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो रिमेनिंग ऑप्शन है उनकी वैल्यू तो वही फेयर वैल्यू के हिसाब से होगी, क्योंकि आपको एक्सरसाइज वाले दिन दोनों वैल्यू दे रखे हैं, इंट्रिंसिक भी और फेयर वैल्यू भी, ठीक है सर। अब साथियों पेमेंट करने से पहले आपको रीमेजर करना पड़ेगा कि एक्सपेंस कितना बुक करना है, ठीक है। अकाउंटिंग का अगर आपको फंडा पता हो तो पहले हम एक्सपेंस बुक करते हैं फिर पेमेंट करते हैं। तो साथियों एक्सपेंस बुक कैसे करेंगे? साथियों आपको क्या करना है, ये जो 6 एम्प्लॉय है, ठीक है, इनको कितने नंबर ऑफ ऑप्शन दिए जा रहे हैं? 1000, ठीक है। किस रेट पे सर? 10 के रेट पे। तो टोटल 60,000 की पेमेंट होगी, पहले 60,000 का एक्सपेंस बुक करो और रिमेनिंग 30 एम्प्लॉय पे 13 रुपए के हिसाब से एक्सपेंस बुक करो। तो यहाँ पे देखो साथियों ये कैलकुलेशन है, टोटल करके आ रहा है 1,62,000। अब इस 1,62,000 में से पहले से ही आप 216 और 72 का एक्सपेंस बुक कर चुके हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पे, ठीक है साथियों। 216 और 72 का एक्सपेंस बुक कर चुके हो, तो अब आपको अल्टीमेटली एक्सपेंस बुक करना है 1,62,000 का, ठीक है। सर ये बात दोबारा से बता दो, दोबारा से समझ लो। 6 एम्प्लॉय पे पहले आपको एक्सपेंस कैलकुलेट करना है इंट्रिंसिक के हिसाब से, ठीक है। रिमेनिंग 30 पे आपको एक्सपेंस बुक करना है फेयर वैल्यू के हिसाब से। जो भी टोटल आता है उसमें से आप 72 और 216 के एक्सपेंस ऑलरेडी बुक कर चुके हो, तो अल्टीमेटली आप 162 ये जो बैलेंस है ये एक्सपेंस बुक करोगे, ठीक है साथियों।
अब सर इस ईयर में हमारे जो रिमेनिंग एम्प्लॉय हैं वो केवल 30 एम्प्लॉय हैं। 30 एम्प्लॉय के हिसाब से अगर मैं क्यूमुलेटिव देखूं तो 3,90,000 का एक्सपेंस आ रहा है ठीक है। उसके बाद ईयर एंड में ये जो 30 एम्प्लॉय हैं इनका भी आपको बुक करना है, तो यहाँ पे साथियों अब हम फेयर वैल्यू लेंगे या इंट्रिंसिक वैल्यू लेंगे? सर हम लेंगे अब इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि ये 30 एम्प्लॉय भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सर 12 आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, यहाँ पे फेयर वैल्यू का कोई काम नहीं है। सर आप टोटल करोगे तो यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है, ये आ रहा है साथियों, मतलब 3,60,000 आ रहा है। लेकिन साथियों लास्ट ईयर तक हम ऑलरेडी 3,90,000 का एक्सपेंस बुक कर चुके हैं। सर 3,90,000 कैसे आया? सर आप दिस प्लस दिस प्लस दिस करोगे, ठीक है, और उसमें से जो आप पेमेंट कर चुके हो 60,000 की वो माइनस कर दोगे तो आपका 390 आएगा और यहाँ आएगा 360। तो सर हमारा तो एक्सपेंस जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है, तो साथियों यहाँ पे हमारा एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इस वर्किंग के बगैर आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी वे में करोगे आप इजीली कर लोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी है, तो साथियों वेस्टिंग पीरियड की एंट्री आराम से पास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज पीरियड में भी आपको एंट्री पास करनी है। तो साथियों आपने एंट्री पास कर ली 1,63,000 की, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट लर्निंग, पहले आपको रीमेजर करना है, रीमेजर करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट होगी सर इंट्रिंसिक वैल्यू पे, तो साथियों आपने 60,000 की पेमेंट कर दी, फिर रीमेजर करा आपने और फिर पेमेंट कर दी, ठीक है। लर्निंग है कि यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिया था। तो साथियों इसी के साथ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं दोबारा क्यूए पे। एक साथियों ये वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 बार आ चुका है, ठीक है। वैसे इस बार आने के चांसेस कम ही है इसके माई 26 में, लेकिन साथियों फिर भी इसको देख लेना, ठीक है। इसमें बस ये है कि शुरू में इनको लग रहा था 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, फिर कंपनी को लगता है नहीं हम तो भैया 3 साल ही था, पहले 4 साल था, फिर ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में इन्होंने कहा नहीं हम 3 साल में ही शेयर दे देंगे। तो आप देखोगे आराम से हो जाएगा, इतना कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं हम। सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है अभी देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका एसबीपी प्लान विद कैश अल्टरनेटिव। साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो साथियों अब हम डिस्कस करेंगे एसबीपी विद कैश अल्टरनेटिव। सर इसमें क्या होता है? सर इसमें एक ऑप्शन होता है एम्प्लॉय के हाथ में कि वो शेयर ना लेके कंपनी से कैश भी डिमांड कर सकता है और कंपनी को वो पे करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। अब साथियों यहाँ पे इस ऑप्शन में अगर एम्प्लॉय कैश मांगता है, ठीक है, तो साथियों एम्प्लॉय यहाँ पे टेंशन फ्री रहता है। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी डेट पे उसको कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं करनी, तो इसलिए बोला जाता है कैश ऑफर मोर फेवरेबल टू एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पे कोई फंड की जरूरत नहीं होती एम्प्लॉय को। बोला कि मुझे पैसा दो, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर इक्विटी ऑप्शन एक्सरसाइज करता है एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को एक्सरसाइज अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो साथियों इसलिए जो कैश ऑप्शन है वो एम्प्लॉय के लिए ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय टेंशन फ्री है। तो साथियों अगर यहाँ पे एम्प्लॉय टेंशन फ्री है तो यहाँ पे कंपनी की एक टेंशन बन जाती है कि कंपनी को कैश देना है। वहीं शेयर के केस में ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि भैया शेयर देना है, बदले में कुछ पैसा तो आ ही रहा है। अब साथियों इसलिए इक्विटी शेयर में हमेशा ज्यादा शेयर दे जाते हैं अगर एम्प्लॉय इक्विटी ऑप्शन एक्सरसाइज करता है। हम बोलते हैं भैया अगर आप इक्विटी ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा मिलेंगे, लेकिन कैश अल्टरनेटिव एक्सरसाइज करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आपको जो पेमेंट मिलेगी वो कम शेयर के बेस पे पेमेंट मिलेगी। यहाँ 10,000 मिल रही है तो यहाँ हम 8,000 शेयर के हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे। तो एक तरीके से कंपनी आपको फोर्स कर रही है कि भाई जो आप इक्विटी ऑप्शन लो इंस्टेड ऑफ कैश। यहाँ देख के यही पता लग रहा है सर ये एक बेस है इस टॉपिक का, ये बेस जिसने समझ लिया ना साथियों वो इस टॉपिक में खेल जाओगे सर इस टॉपिक में। अब सीधा हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारे पास साथियों टोटल 3 क्वेश्चन है। अगर मैं आपको क्यूए में लेके चलता हूं तो थर्ड कैटेगरी में मैंने रखा है 3.1 से लेके 3.3 तक है। तो साथियों हम डिस्कस कर लेते हैं पहले 3.2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 जनवरी 2001 को
एबीसी लिमिटेड के ऑप्शन टू इट्स की एमपी केएमपी टू टेक आइदर कैश इक्विवेलेंट टू 1000 और 1500 शेयर। तो साथियों एक बात ध्यान रखना, कैश में हमेशा नंबर ऑफ शेयर कम दिए जाएंगे और इक्विटी ऑप्शन में नंबर ऑफ शेयर ज्यादा दिए जाएंगे। यहाँ पे जो वेस्टिंग कंडीशन है, ये कह रहा है 2 ईयर आपको सर्विस में रहना है, ठीक है। और उसके बाद शेयर लॉक इन पीरियड भी है कि शेयर जो है आप 3 साल तक अपने पास ही रखोगे, आप बेच नहीं सकते। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी है, इस वैल्यू का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप 143 का इंटरप्रिटेशन समझ लेते हो ना अपने बाबू सोना का मैसेज में, वैसे ही इसका इंटरप्रिटेशन भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आईसीआई लगा देगा लताड़ा। अब यहाँ पे देखो शेयर अल्टरनेटिव फेयर वैल्यू विद रिस्ट्रिक्शन। सर रिस्ट्रिक्शन किस में थी? सर रिस्ट्रिक्शन थी शेयर वाले ऑप्शन में। तो सर ये जो 102 आपको प्राइस दे रखा है, ये आपको दे रखा है किसका? इक्विटी ऑप्शन का। क्योंकि अगर आप कैश देते हो तो कैश होती है कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी जो रीमेजर होते रहती है, ठीक है। ग्रांट डेट पे आपको जो फेयर वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 113, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 2001 को दे रखी है 120 और 31 दिसंबर 2002 को दे रखी है 132। सर ये अलग अलग डेट पे आपको वैल्यू दे रखी है कैश ऑप्शन की वजह से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूनिक तरीका है, वो यूनिक तरीका समझ लेते हैं। बस वही तरीका आपको हर क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट करना है कैश अल्टरनेटिव वाले में और आपका काम डन। तो साथियों देख लेते हैं उस अप्रोच को। तो साथियों यहाँ पे ग्रांट डेट पे हमें एक कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है, उस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सर शेयर अल्टरनेटिव फेयर वैल्यू यानी इक्विटी अगर लेता है तो 102 प्राइस रखना, और इस दिन अगर ये कैश लेता है तो हम लेंगे 113, ठीक है, ये कैश का अमाउंट है। अब साथियों यहाँ पे देखो, आप जो है 1500 शेयर दोगे अगर इक्विटी ऑप्शन एक्सरसाइज होता है और उसका रेट जो है 102 है, यहाँ लिखा हुआ है। तो साथियों अकॉर्डिंगली आपका जो खर्चा होगा वो 1,53,000 होगा। ये स्टेप 1 है, इक्विटी सेटल आपको निकालना है। स्टेप 2 कैश सेटल में कितना खर्चा होगा? तो कैश सेटल में साथियों आपको ग्रांट डेट फेयर वैल्यू लेना है 113, लेकिन यहाँ पे कैच ये है, ये जो 113 आप लोगे ये लोगे कि कैश में कितने शेयर के बेस पे कैश दिया जाएगा, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर 1000 हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे 1,30,000 दोगे। तो सर साथियों इक्विटी के बेस पे और कैश के बेस पे आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? सर इक्विटी के बेस पे हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 40,000 का ज्यादा आ रहा है। सर इसे हम कहेंगे इंक्रीमेंटल इक्विटी। स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, सर ये आ जाएगा 40,000। सर ये 40,000 का मतलब ये है कि ओवर द पीरियड जो आपको इक्विटी एक्सपेंस बुक करना है वो करना है 40,000, क्योंकि साथियों इक्विटी एक्सपेंस आपका ग्रांट डेट पे ही कैलकुलेट हो जाता है और ओवर द पीरियड आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ठीक है। तो ये 40,000 का एक्सपेंस ओवर द पीरियड बुक हो गया आपका, ये आपका इक्विटी है, ये आपका रीमेजर होगा नहीं, ठीक है। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में एक और खास बात है, इसमें जो एम्प्लॉय हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय चेंजेस होते रहते हैं वो नहीं होते इस क्वेश्चन में, ठीक है। सारे अगर तड़के एक क्वेश्चन में डाल देंगे साथियों तो क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है सर। 40,000 का हम समझ गए। अब साथियों इक्विटी सेटल में आपको क्या करना है? ईयर एंड में एक्सपेंस तो आपको ईयर एंड में ही बुक करना है, ठीक है, लेकिन ईयर ग्रांट डेट के दिन हमें ये निकालना था कि इक्विटी एक्सपेंस बुक कितना करना है हर साल। तो सर 20,000 ईयर 1 एंड में और 20,000 ईयर 2 एंड में आप इक्विटी एक्सपेंस बुक कर दोगे। उसके बाद आती है कैश सेटल्ड की। अब कैश सेटल्ड में क्या काम करना है साथियों? आपको देखना है कि ईयर एंड में कैश का अमाउंट कितना है। सर 120 है, तो साथियों आपको क्या करना है? 1000 इंटू 120 इंटू 1/2 कर दोगे, ठीक है, और ईयर 2 के एंड में आप 132 का फिगर ले लोगे। 1000 इंटू 132, ठीक है, माइनस जो आपने ईयर 1 के एंड में बुक कर लिया था 60,000 का। तो साथियों ईयर 2 एंड का भी आपको कैश में एक्सपेंस मिल जाएगा 72,000। तो साथियों सबसे पहले तो हमें यही कैलकुलेशन करनी है कि
इक्विटी सेटल और कैश सेटल में कितना एक्सपेंस बुक हो रहा है, बस ये निकाल लिया, फिर जनरल एंट्री पास करनी है, उसके बाद तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ से साथियों जनरल एंट्री देख लो, ग्रांड डेट के दिन क्या कोई जनरल एंट्री पास होती है? आंसर इज नो। सर अब ईयर 1 एंड में आपकी एंट्री पास होगी, देखो एसबीपी रिजर्व में आप 20,000 से एक रिजर्व बनाओगे और एसबीपी लाइबिलिटी आप बुक करोगे 60,000 की, ये आपका हो गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सेम वही ईयर 2 के एंड में 20,000 का एसबीपी रिजर्व, एसबीपी लाइबिलिटी 72,000 की, आपका आ गया 92,000 का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब एक्सरसाइज वाले दिन अगर एम्प्लॉय जो है कैश ऑप्शन चूज करता है, सर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एम्प्लॉय ने कौन सा ऑप्शन चूज करा है, यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर कैश ऑप्शन। तो सर आपको क्या करना है, अब डिस्कस करते हैं इसको। तो साथियों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ईयर एंड में देख लेना, या चलो एक अप्रोच बता देता हूँ आपको, जो आपने एसबीपी लाइबिलिटी बुक कर ली है उसका टोटल कर लो 60,000 प्लस 72,000, ये आ गया 1,32,000, तो इसको आपने कैश में पे कर दिया। अब जो हमारे पास इसके बाद एसबीपी रिजर्व में बैलेंस बचा हुआ है टोटल 40,000 का, सर उसको हम क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सर, डन। सर बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3.3। ये कंपैरेटिवली सर दिखने में भयानक दिखता है लेकिन है नहीं, ठीक है। देखें इस क्वेश्चन को, सर देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन इजी बनाता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3.3 है, ठीक है। टाटा इंडस्ट्री ने शेयर बेस्ड ऑप्शन इशू करा है, ठीक है, विच कैन बी एक्सरसाइज आइदर इन कैश और इक्विटी। तो आपको देख के क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि ये कैश अल्टरनेटिव का क्वेश्चन है। अब साथियों यहाँ पे ध्यान से देखो, नंबर ऑफ इक्विटी सेटल्ड शेयर, सर शेयर लेगा तो 90,000 मिलेंगे, ठीक है, और कैश देगा, कैश लेगा तो कैश अगर लेगा तो नंबर ऑफ शेयर जिसके बिहाफ पे कैश मिलेगा वो कम दिए जाएंगे। तो सर नंबर ऑफ कैश सेटल होगा 74,000, ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सर्विस कंडीशन भी रखी है कि 3 साल आपको सर्विस में रहना है, ठीक है, तो ये आपका वेस्टिंग पीरियड हो गया। फिर रिस्ट्रिक्शन टू सेल आपकी 2 ईयर्स है, 2 साल तक आप सेल नहीं कर सकते। अब साथियों इक्विटी प्राइस विद रिस्ट्रिक्शन आपको दे रखा है 105, 115 रुपए, ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट आपको दे रखा है 135, ठीक है, इसे हम यूज करेंगे कैश के लिए। तो साथियों इतनी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है, फिर आगे देखते हैं करना क्या है। पिछले क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड हमारा 2 ईयर था, यहाँ वेस्टिंग पीरियड हमारा 3 ईयर है, बस यही फर्क है इसमें। तो साथियों सबसे पहले ग्रांट डेट पे आपको इक्विटी सेटल के बिहाफ पे निकालना होता है। तो 90,000 शेयर आप दे रहे हो इक्विटी सेटल में, और उसका जो प्राइस है रिस्ट्रिक्शन वाला वो है 115। सर कहाँ है, ये देखो 115, ठीक है। तो इक्विटी के बिहाफ पे आपका टोटल एक्सपेंस इतना होगा। कैश सेटल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आप शेयर कितने दे रहे हो 74,000, और कैश सेटल में ये वाला प्राइस आप लिखोगे 135, ठीक है। तो सर कंपेयर टू कैश सेटल इक्विटी सेटल में आपका हमेशा ही ज्यादा एक्सपेंस होगा, ठीक है, हमेशा आपका ज्यादा एक्सपेंस होगा। तो सर यहाँ पे कितना इंक्रीमेंटल एक्सपेंस आ रहा है, सर हमारा आ रहा है 3,60,000। तो हम बोलेंगे ये 3,60,000 इक्विटी का हमारा एक्सपेंस है और ओवर द पीरियड बुक होगा यानी 3 साल में। तो 3,60,000 को आप 3 साल में बांट दोगे 120 120 120, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद कैश तो आपका रीमेजर होता रहता है। तो साथियों 74,000 शेयर्स पे आपको जो कैश का कैलकुलेशन करना है 138 140 147, ठीक है, इसके भी आप पे आपने ये कैलकुलेशन कर ली, ये आ गए। उसके बाद आपको जनरल पास करनी है, तो आप जनरल पास कर लोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। ये होगी ईयर 1 एंड की, ये होगी ईयर 2 एंड की, ये होगी ईयर 3 एंड की, ठीक है। अब साथियों इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं दे रखा कि एम्प्लॉय जो है कैश ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है या इक्विटी ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है। तो साथियों आपको यहाँ पे जुड़वा आंसर देने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इक्विटी कर रहा है तो क्या होगा, और कैश दे रहा है तो क्या कर रहा होगा, दोनों आपको बताने हैं। तो दोनों समझते हैं इसमें। तो जो हम कैश पे कर रहे हैं सर उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एसबीपी लाइबिलिटी का जो भी अमाउंट आपने यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है इसको ऐड कर लो, ठीक है, इसको ऐड कर दो और पे कर दो, और एसबीपी रिजर्व में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसे डाल दो रिटेन अर्निंग में। लेकिन सर अगर हम इक्विटी ऑप्शन दे रहे हैं
एम्प्लॉय जो है इक्विटी ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है। तो साथियों आईसीआई ना बड़ा एक अटपटा सा तरीका दे रखा है। इसने बोला है सबसे पहले तो बोला एसबीपी रिजर्व को रिटेन अर्निंग में डाल दो। सर रिटेन अर्निंग में डालना था तो बनाया क्यों? ठीक है, हमें रिजर्व को यूज करना होता है शेयर देने के लिए। उसके बाद इसने बोला है जो एसबीपी लाइबिलिटी है, ठीक है, उसमें से इसने शेयर इशू करे, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर इसने एसबीपी रिजर्व में डाल दिया, सॉरी एसपीआर में डाल दिया। बल्कि कंसेप्चुअली इसका तरीका ये होना चाहिए था कि जो लाइबिलिटी का बैलेंस है वो आपका एसबीपी रिजर्व में जाएगा, ठीक है, तो एसबीपी रिजर्व में जो टोटल बैलेंस है इकट्ठा करके वो आपका बढ़ जाएगा, इस रिजर्व से फिर आप शेयर इशू करोगे, ये तरीका होना चाहिए था। लेकिन सर नंबर चाहिए तो यही लिख के आना, ठीक है, और ज़्यादा दिमाग चलाना है तो ये लिख के आना, फिर दोबारा चले जाना। तो साथियों इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताऊं, आपका जो कैश अल्टरनेटिव वाला था इसमें ये 2 क्वेश्चन आप कर लो, आपका काम बन जाएगा। दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं साथियों, लेकिन रिटन प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना आप इस क्वेश्चन को करोगे, समझने में वीडियो देखने में तो आपको ईजी लग रहा होगा, लेकिन साथियों करोगे तो थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाओ साथियों, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मॉडिफिकेशन। सर मॉडिफिकेशन बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आप देखोगे हर चैप्टर में एक मॉडिफिकेशन टॉपिक होता है, क्योंकि साथियों डे 1 में जो हम सोचते हैं ऐसा वेस्टिंग पीरियड में होता नहीं है, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो एक महिंद्रा का एसबीपी प्लान है, उसकी डिटेल आपको दे रखी है। तो जो नंबर ऑफ ऑप्शन है वो 100 शेयर है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1000 एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दिया जा रहा है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट आपको दे रखी है 300 रुपीज, ठीक है, वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे 3 ईयर्स है। अब साथ ही हुआ क्या, ये ऑप्शन दिया जा रहा है 1 अप्रैल 2001 को, 31 मार्च 2002 को हो गई अनहोनी। सर क्या हुआ ऐसा? सर उस दिन ये हुआ कि आपका जो मार्केट प्राइस था ऑन डेट ऑफ ग्रांट वो था 500 रुपए, ठीक है, हमने बोला 200 रुपए में हम आपको ये शेयर दे देंगे, तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है वो है 300 रुपीज, ठीक है। इसका मतलब कंपनी के लिए 300 का घाटा है और एम्प्लॉय के लिए 300 का फायदा है। इस फायदे की वजह से ही इस शेयर को लिया जा रहा है, इस ईसॉप ऑप्शन को एम्प्लॉय ले रहा है। लेकिन साथियों 31 मार्च 2002 को इस मार्केट जो इस शेयर का मार्केट प्राइस था वो गया नीचे। कितना नीचे गया सर? ये पहुंच गया 350 पे। कहां से? 500 से। अब साथियों जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन रह गई है, एम्प्लॉय बोलेगा 200 का मैं शेयर ले रहा हूँ, मार्केट में 350 है सर, अब तो मुझे केवल 150 का बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या हो गया? डीमोटिवेटेड। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इसका मोटिवेशन अपलिफ्ट करने के लिए इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपना ईसॉप प्लान। तो आप साथियों खुद ही बताओ कैसे कर सकती है? सर ये वो क्या करेगी? इस एक्सरसाइज प्राइस को कम कर देगी, ठीक है, मार्केट प्राइस पे तो छेड़खानी कर नहीं सकती, तो वो क्या कर सकती है? रिड्यूस एक्सरसाइज प्राइस। तो उन्होंने क्या करा? एक्सरसाइज प्राइस अब कर दिया 100 रुपए। अगर 100 रुपए एक्सरसाइज प्राइस हो गया तो देखो मार्केट प्राइस 350 था, एक्सरसाइज प्राइस 100 है, तो अब फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हो गई 250। तो एम्प्लॉय को 250 का फायदा मिलने वाला है, तो अब वो मोटिवेटेड है, ठीक है। तो अब साथियों कंपनी यहाँ पे क्या करेगी? प्राइस रिवाइज कर देगी। अब वो ये देखेगी फेयर वैल्यू ऑफ एसबीपी आफ्टर रिड्यूस इन प्राइस मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस गिरने की वजह से इसका फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आ गया था सर? 150। लेकिन सर हमने एक्सरसाइज प्राइस रिड्यूस कर दिया, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आ गया सर? ये आ गया 250। तो सर 150 से 250 में कितना चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आया है सर? 100 का आया है। साथियों यही आपको इस 100 पे अब आपको अकाउंटिंग करनी है। जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपने बढ़ा दिया इस पे आपको अकाउंटिंग करनी है। सर दूसरा क्या है? दूसरा ये है साथियों कि एम्प्लॉय बोलेगा भाई मुझे केवल कितने शेयर मिल रहे हैं यहाँ पे? सर यहाँ मिल रहे हैं 100 शेयर। कंपनी बोलेगी अब 100 नहीं, हम आपको देंगे कितने शेयर? 50,000 शेयर, ठीक है, 50,000 शेयर देंगे, एक्सरसाइज प्राइस में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो साथियों यहाँ भी एम्प्लॉय खुश हो जाएगा। तो या तो एक्सरसाइज प्राइस को कम कर दो या फिर जो नंबर ऑफ ऑप्शन है उसको बढ़ा दो। अब साथियों इसका हैक क्या है अकाउंटिंग का? तो साथियों अकाउंटिंग का हैक इसमें ये है कि आपको इस मॉडिफिकेशन की सेपरेट अकाउंटिंग करनी है, और जो आपका ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट चल रहा था उसकी आपको एज यूजुअल अकाउंटिंग करनी है, उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। सर ऐसा क्यों? सर लॉजिक भी बता दो। तो लॉजिक सुन लो साथियों, वो आपका इक्विटी सेटल था। हमने क्या डिस्कस किया था कि इक्विटी सेटल डे 1 पे जो आपका फाइनल हो गया वो कभी भी चेंज नहीं होता, तो वो तो वही चलता रहेगा। लेकिन साथियों यहाँ पे हमने जो चेंज करा है तो केवल चेंज की हमें सेपरेट अकाउंटिंग करनी है, डेट सेट।
तो साथियों इस क्वेश्चन में आप देख लो कि ओरिजिनली जो हमारा चल रहा था, ये हमारा ओरिजिनल एसबीपी है, ये मॉडिफाई एसबीपी है, ठीक है। बस यहाँ पे मॉडिफाई एसबीपी में आपको ये देखना है कि जिस दिन आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो इसका वेस्टिंग पीरियड कितना है। तो सर वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से आपको इसका एक्सपेंस बुक करना है। आपको इसे रेट्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग नहीं करनी है, इसकी प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद साथियों यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, वो सब सेम रहेंगे। बस यहाँ पे आपका वेस्टिंग पीरियड और जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है जो चेंज किया है आपका वो चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो ओरिजिनल एसबीपी है उसकी एज इट इज एंट्री रख दी है, केवल मॉडिफाई एसबीपी की एंट्री जो है वो आपकी चेंज हुई है, वो भी ग्रांट डेट पे इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी जैसे हमने कंसेप्ट समझा था इक्विटी सेटल में, ईयर एंड में इसकी एंट्री होगी। तो साथियों ये फाइनली आपका मॉडिफाई एसपीपी का कंसेप्ट था। अब इसका क्वेश्चन करेंगे और ये जो कंसेप्ट में हमने समझा है इसको हम क्वेश्चन में चिपकाएंगे। रेडी हो सर चिपकाने के लिए? सर बिल्कुल। सर पहले इसके देख लेते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं। तो सर मॉडिफिकेशन पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन लाजवाब है। दोनों क्वेश्चन को समझते हैं सर, आ जाओ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4.1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैराथन आईएनसी इशूड 150 शेयर ऑप्शन टू इट्स 1000 एम्प्लॉय। नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पता लग गया, 2 इन्फॉर्मेशन पता लग गई सर। वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर का है वो भी पता लग गया, और सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ये भी पता लग गया। तो सर चारों की पॉइंट आपको पता लग गए, अकाउंटिंग आप आराम से कर लोगे। सर ईयर 1 में ये कह रहा है कि 25 एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके हैं और इनको लग रहा है 60 एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू लीव, ठीक है। फिर ये कह रहा है मॉडिफिकेशन की बातें, शेयर ऑप्शन रीप्राइस एज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हैज फॉलन। तो सर मार्केट वैल्यू अगर गिर जाती है तो कंपनी को रीप्राइसिंग करनी होती है। तो ये कह रहे हैं आफ्टर द रीप्राइसिंग दे आर नाउ वर्थ ₹180। मुझे एक बात बताओ सर कि रीप्राइसिंग के बाद हमें उस शेयर के ऑप्शन से मतलब है या उसमें चेंज कितना हुआ है उससे मतलब है? सर चेंज कितना हुआ है उससे मतलब है, क्योंकि हमें चेंज की अकाउंटिंग करनी है। तो वहां पे चेंज लिखा हुआ है एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 130, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन में चेंज हुआ है उसकी वजह से जो चेंज हुआ है वो 30 रुपीज का हुआ है सर, ठीक है। तो सर ये 30 हमारे काम का है, ठीक है, ये 80 हमारे काम का नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर कह रहा है 30 एम्प्लॉय लेफ्ट एंड फर्दर 36 एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू लीव, और ईयर थर्ड में 39 एम्प्लॉय लेफ्ट, ठीक है साथियों। तो करना कैसे है इसको, मैं लेके चलता हूँ आपको अपने बोर्ड नोट्स पे और वहां देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ साथियों क्वेश्चन नंबर 4.1 में। सबसे पहले आपको ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट की अकाउंटिंग करनी है, भूल जाओ कोई मॉडिफिकेशन भी हो रही है। तो साथियों यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू और वेस्टिंग पीरियड। यही 4 चीजें चाहिए होती है एक्सपेंस निकालने के लिए। तो सर ये एक्सपेंस तो आप आराम से निकाल लोगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है सर वो ईयर 1 के एंड में हो रहा है। तो सर बैलेंस जो वेस्टिंग पीरियड है मॉडिफिकेशन के बेस पे वो 2 साल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ ऑप्शन है, ये तो आपको ऊपर से ही कॉपी पेस्ट करने हैं, ठीक है। हैक बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। फिर आपका जो फेयर वैल्यू ऑप्शन में जो चेंज हुआ है सर हमें उसे कंसीडर करना है, वो 30 है, तो 30 के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी है। वेस्टिंग पीरियड आपका यहाँ पे 2 ईयर्स है, वेस्टिंग पीरियड आपका यहाँ पे 2 ईयर्स है, ठीक है। तो साथियों अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू जो चेंज हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन में इनटू 1/2 करोगे। तो साथियों अकॉर्डिंगली आप एक्सपेंस बुक कर लोगे, डेट्स इट, इतना ही करना था। और ये इसकी जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री ध्यान रखना यहाँ पे ईयर 2 के एंड से पास होगी मॉडिफाई एसबीबी के केस में, ठीक है। ईयर 2 ईयर 3 की आपने एंड पास कर ली। उसके बाद साथियों जितना भी आपका रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है वो सारा का सारा रिजर्व ओरिजिनल प्लस मॉडिफाइड ये सारा आप इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दोगे एंड वी आर डन। वी आर डन साथियों। मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है साथियों। अभी तक आप जुड़े हुए हो तो लाइक करना बिल्कुल बनता है, और आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए सर अपने अटेम्प्ट निकालने के लिए, प्लीज फील फ्री टू आस्क साथियों, एनी काइंड ऑफ हेल्प, आई एम देयर टू
क्लियर फॉर यू। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4.2 भी साथियों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में फर्स्ट टाइम देखोगे दिमाग घूम जाएगा। आरटीपी एमटीपी में भटक रहा है, कभी भी आपके नजदीकी एग्जाम में दिख जाएगा। तो क्यूए लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2001 को ग्रांट करे हैं 1000 शेयर ऑप्शन टू 2000 एम्प्लॉय। तो नंबर ऑफ ऑप्शन और नंबर ऑफ एम्प्लॉय पता लग गए आपको, ठीक है। ड्यू होंगे 31 मार्च 2004 को। तो 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2004 यानी 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। 1 अप्रैल 2001 को कंपनी को ये लग रहा है कि 1800 एम्प्लॉयज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। सर ग्रांट डेट का हमें कुछ मतलब ही नहीं है, हमें तो ईयर 1 एंड में देखना है कि कितने एम्प्लॉय इसे एक्सरसाइज करेंगे। तो ये कह रहा है जो एस्टिमेट है इनका 1850 है ऑन 31 मार्च 2002। हाँ हमें ईयर 1 के एंड में चाहिए। फिर ये कह रहा है 1814 31 मार्च 2003, अगले ईयर में फिर अमेंड हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय का एक्सपेक्टेशन तो चेंज होता रहता है, ये हम डील कर चुके हैं। 1 अप्रैल 2001 को जो फेयर वैल्यू है ग्रांट डेट की वो 1.20 है। तो सर हमें चाहिए होती है ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट अकाउंटिंग की। फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है साथियों ये काम की नहीं है। फिर ये कह रहा है सितंबर 2002 में जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो सर 0.90 है। सर पहले 1.2 थी, ये 0.9 की हो गई। साथ ही उनका मार्केट प्राइस पक्का गिर गया होगा, इसलिए इसकी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी गिर गई है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड हो गए। उनको मोटिवेट करने के लिए इनको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बढ़ानी पड़ेगी। अगेन मैं कह रहा हूँ सर हमें न्यू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें तो ये है कि कितना चेंज करा है। तो 0.9 से 1.05 यानी आपने 0.15 पैसा से इसे चेंज करा, तो हमें उससे मतलब है। अगेन ये इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है। फिर ये कह रहे हैं आपको अकाउंटिंग करनी है, आपसे पूछ रहा है सूटेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर 31 मार्च 2003, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपका वेस्टिंग पीरियड जो खत्म हो रहा है वो 31 मार्च 2004 को हो रहा है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है 31 मार्च 2003, ठीक है। और आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा है, जनरल एंट्री नहीं पूछी है, ठीक है साथियों। तो बेसिकली आपको एक्सपेंस वगैरह कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो साथियों ये हमारी टाइमलाइन, ठीक है। 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2004 की। यहाँ 30 सितंबर 2002 यानी ईयर 2002 से 2003 के बीच में मॉडिफिकेशन हुई है। कब हुई है सर? 30 सितंबर। आपको देखना 30 सितंबर से और आपका डेट ऑफ वेस्टिंग कितना टाइम पीरियड है सर? 1.5 साल का टाइम पीरियड है, 1.5 साल का। तो साथियों यहाँ आपका जो वेस्टिंग पीरियड है मॉडिफिकेशन का वो है 1.5 साल। तो ओरिजिनल एसबीपी तो आप कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो मॉडिफाई एसबीपी है उसका बता देता हूँ। तो साथियों 31 मार्च 2003 में आपका जो वेस्टिंग पीरियड था वो 1.5 था। तो 1.5 के हिसाब से आप एक्सपेंस बुक करोगे और इंक्रीज कितना हुआ था आपका फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से 0.15। तो 0.15 आपको बुक करना है, बस यही बच्चे गलती करेंगे, ठीक है। यही मिस्टेक एरिया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपने एक्सपेंस बुक कर दिया, बस सर इतना ही करना है क्योंकि 31 मार्च 2004 का पूछा ही नहीं था। तो साथियों इसी के साथ छटपट हमने मॉडिफिकेशन के दोनों ऑप्शन निपटा लिए। इतना कर लो, मॉडिफिकेशन इंडियाज 102 आपका कंप्लीट हो गया। तो साथियों अगर हम ऑर्गेनाइजर में देखें तो हमने रिवीजन कर लिया है अकाउंटिंग ऑफ इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड, एसबीपी विद कैश अल्टरनेटिव, ठीक है। और मॉडिफिकेशन ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब केवल 2 ही टॉपिक बचे हैं साथियों, 2 ही टॉपिक दूर है इस रिवीजन को कंप्लीट करने के लिए, कैंसिलेशन और एक ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट। तो साथियों कैंसिलेशन में देख लेते हैं क्या है। सर कैंसिलेशन इजी है आपका। कैंसिलेशन का मतलब है कैंसिलेशन आर डन मिडवे ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। सर वेस्टिंग पीरियड के बीच में आप एम्प्लॉय से कह देते हो अब हम कोई आपको शेयर वगैरह नहीं देंगे, ठीक है, अब अपने घर भागो। तो सर इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो सर इसके लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन कर लोगे साथियों, कैंसिलेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो साथियों बेसिकली आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है, कैंसिलेशन के लिए। तो साथियों आ जाओ देखते हैं बोर्ड नोट्स पे। तो साथियों एक रूट मोबाइल नाम की कंपनी है, ठीक है। इन्होंने अपने ईसॉप को कैंसिल किया था, तो हमने रेगुलर क्लास में डिस्कस किया था। सर ये जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स क्या हैं साथियों? यहाँ पे देखो, आपको टिल ईयर ऑफ कैंसिलेशन शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस जितना भी होता है वो सारा का सारा बुक करना है, ठीक है। अब सर ईयर टू एंड में आप कैंसिल करना चाह रहे हो। सर क्यों कैंसिल करना चाह रहे हो? फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से।
सर आप कह रहे हो ये खर्चा हम बेयर नहीं कर सकते, तो आप ईसॉप कैंसिल कर देते हो। तो साथियों इसके लिए कंपनी को कंपनसेट करना होता है एम्प्लॉय को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंसिलेशन अकाउंटिंग करनी है। तो कैंसिलेशन अकाउंटिंग के लिए साथियों पहले पूरा का पूरा एक्सपेंस आप बुक करते हो, जितना भी वेस्टिंग पीरियड में एक्सपेंस बुक होना चाहिए था जिस दिन आप इस ऑप्शन को कैंसिल कर रहे हो। सर कैंसिल हमने सारा एक्सपेंस बुक कर लिया, उसके बाद सारा जो रिजर्व है आपका वो आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप जो कंपनसेट दे रहे हो, कंपनसेशन दे रहे हो, उसकी अकाउंटिंग करोगे और उस कंपनसेशन में आपका जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करके उसकी अकाउंटिंग करनी है। सर इतना ही है, बस इतना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5.1 देख लेते हैं साथियों। अब आ गए हम अपने क्यूए पे। तो यहाँ है साथियों 5th पॉइंट, और यहाँ पे देखते हैं साथियों इसमें क्या है। क्वेश्चन 5.1 है साथियों, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है आपका कैंसिलेशन में, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लो, लाइफ सेट है। तो यहाँ पे एक कंपनी जिसने 2000 शेयर ऑप्शन इशू करे हैं 10 डायरेक्टर्स को, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 100 है। तो साथियों अभी तक आपको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दे रखी थी, या एक्सरसाइज प्राइस भी दे रखा है। अच्छा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी दे रखा है 130, ये हमारे काम का है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डायरेक्टर टू वेस्ट द ऑप्शन ये 8 है। तो साथियों ड्यूरिंग द ईयर 2 देयर वाइज अ क्राइसिस इन द कंपनी एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कैंसिल द स्कीम इमीडिएटली, ठीक है। ईयर 2 में इन्होंने कहा इसको कैंसिल करो, और वेस्टिंग पीरियड क्या था यहाँ पे 3 इयर्स का। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दे रखी है ऑन डेट एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन, वो है 90। मार्केट प्राइस आपको दे रखा है शेयर का 99। इन्होंने कहा है हम कंपनसेशन देंगे, और नॉट डायरेक्टर को जो अभी करंट एम्प्लॉयमेंट पे है उनको साथियों कंपनसेशन मिलेगा। कंपनी ने कहा हम 95 रुपीज पे कर देंगे फॉर पर ऑप्शन। सर अकाउंटिंग कैसे करेंगे साथियों? तो अकाउंटिंग साथियों बहुत ही सिंपल है। ईयर 1 के एंड में आपको कितने डायरेक्टर लग रहा था कि एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे? सर 8। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ले लो, नंबर ऑफ ऑप्शन ले लो, और यहाँ पे आपको वेस्टिंग पीरियड 3 साल का लेना है सर सारा का सारा, और मतलब प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंस बुक कर लो। ये होगी ईयर 1 एंड की कहानी। अब ईयर 2 के एंड में आपने कहा कि कैंसिल करना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं सर? 9। तो साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पे रिमेनिंग पीरियड का सारा एक्सपेंस बुक करना है। यानी यहाँ पे इनटू 2/3 नहीं करोगे, सारा का सारा एक्सपेंस बुक करोगे। तो यहाँ पे आपने सारा का सारा एक्सपेंस बुक कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो स्टेप 1 में आपने ओरिजिनल जो शेयर बेस्ड पेमेंट का एक्सपेंस था सारा का सारा रिकॉर्ड कर लिया। स्टेप 1 यहाँ हो गया। स्टेप 2 में साथियों जितना भी आपका रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है वो सारा का सारा आप कहाँ डाल दोगे? रिटेन अर्निंग में। तो आपने रिटेन अर्निंग में डाल दिया, ठीक है। स्टेप 2 आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सॉरी स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो गया, कैंसिलेशन अकाउंटिंग आपकी कंप्लीट हो गई। साथियों जैसे ही आपने रिजर्व का बैलेंस रिटेन अर्निंग में डाल दिया यानी ये कैंसिल हो गए। अब बात हो रही है कंपनसेशन की। अब साथियों कंपनसेशन में क्या है ये ध्यान रखना, जब आप कंपनसेट करोगे तो भूल जाओ शेयर की फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या थी ग्रांट डेट की, भूल जाओ सर। अब हमें कंपनसेशन में ये देखना है कि जिस दिन हम कंपनसेट कर रहे हैं उस दिन शेयर की फेयर वैल्यू क्या है। तो शेयर की फेयर वैल्यू है 90, यानी 16,20,000, ठीक है। तो 90 इसकी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। लेकिन सर हम पे कितना कर रहे हैं? हम सर 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, क्योंकि साथियों एम्प्लॉय नहीं तो मानेंगे नहीं, ठीक है। वो कहेंगे अगर कैंसिल करना है तो एक्स्ट्रा दो, नहीं तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अब सर यहाँ जो 5 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा पे कर रही है फेयर वैल्यू से ऊपर, ये क्या है? कंपनी के अल्टीमेटली ये लॉस है। तो लॉस ऑन कंपनसेशन आपको ये निकालना है। उसके बाद साथियों बच्चे ये कहेंगे सर लॉस तो पूरा का पूरा ही है। सर पूरा का पूरा लॉस नहीं है, क्योंकि ये जो 90 रुपये फेयर वैल्यू है सर इतना तो हमारे पास रिटेन अर्निंग में पड़ा ही हुआ है ना, पहले से हमने रिजर्व बना रखा था। तो उस रिजर्व से हम यूटिलाइज कर लेंगे इस अमाउंट को, और बाकी जो ऊपर हम पे कर रहे हैं फेयर वैल्यू के ऊपर वो हमारे लिए क्या होता है? लॉस, ठीक है। तो साथियों यही है आपका कैंसिलेशन का, ये भी इजी पार्ट था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो साथियों लास्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक नंबर 10।
ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है सर। इसमें क्या होता है, सब्सिडरी अपने एम्प्लॉय से बोलती है हम आपको अपनी कंपनी के शेयर देंगे, लेकिन सर सब्सिडरी के शेयर ही लिस्टेड नहीं है, कहाँ से देगी। तो वो पेरेंट से बोलती है पेरेंट आप शेयर दे दो, तो पेरेंट बोलता है ठीक है भाई, मैं पेरेंट हूँ तुम्हारा, तो मैं शेयर दे दूंगा। लेकिन साथियों एक्सपेंस किसका है, सब्सिडरी का, तो यहाँ एक्सपेंस बुक करेगा सब्सिडरी, लेकिन शेयर किसकी जेब से जा रहे हैं सर, पेरेंट की जेब से। तो शेयर कैपिटल में किसके रिफ्लेक्ट होगा, पेरेंट के। इतना ही कंसेप्ट है साथियों। एंट्री क्या होगी साथियों, मैं आपको बोर्ड नोट में समझा देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ साथियों। स्टार्ट करना है आपको सब्सिडरी की बुक से, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो एक्सपेंस जो भी हो रहा है वो बुक करेगा सब्सिडरी। क्या एक्सपेंस बुक करेगा सर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। टू एसबीपी रिजर्व ये नहीं करेगा क्योंकि शेयर इसकी जेब से नहीं जा रहे। ये क्या बोलेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट से मुझे जो है कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। और पेरेंट क्या बोलेगा, पेरेंट एक्सपेंस बुक नहीं करेगा, पेरेंट लिखेगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। जैसे आपने इंडेक्स 109 में पढ़ा था पेरेंट सब्सिडरी का, बस उससे कनेक्ट कर लेना। लेकिन पेरेंट अपने बुक्स में रिजर्व बनाएगा क्योंकि शेयर अल्टीमेटली किसकी जेब से जा रहे हैं, पेरेंट की जेब से, ठीक है साथियों। और एक्सरसाइज वाले दिन पेरेंट जो है इस रिजर्व को यूज करके शेयर इशू कर देगा, बस इतना ही है। तो इस पे एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.3, उसको हम कर लेते हैं। तो साथियों लाइफ सेट है। सर दिखा दो क्वेश्चन नंबर 6.3। ये लो साथियों आपकी फरमाइश पे हाजिर है क्वेश्चन नंबर 6.3। तो यहाँ पे साथियों शेयर इशू करने के साथ कुछ तड़के भी हैं। तड़के क्या है देख लेते हैं। तो एक पेरेंट है, ठीक है, ग्रांट 30 शेयर टू 100 एम्प्लॉय ऑफ इट्स सब्सिडरी, ठीक है। सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को पेरेंट जो है 130 शेयर्स दे रहा है। लेकिन यहाँ कंडीशन है, बाप ने कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन है, एम्प्लॉय रिमेन एम्प्लॉयड बाय कंपनी एज फॉर 3 ईयर। साथियों सब्सिडरी के जो एम्प्लॉय हैं 3 साल तक एम्प्लॉयमेंट में रहने चाहिए। अज्यूम दैट एट द एंड ऑफ ईयर 1 and 2 ऑल एम्प्लॉय विल रिमेन एम्प्लॉयड, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर 3 नन ऑफ द एम्प्लॉय हैज लेफ्ट, ठीक है साथियों। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं चुपचाप बैठ के। फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की 5 पर शेयर आपको दे दी। यहाँ पे जो खेल है साथियों वो ये है, कंपनी एस ने बोला अपने पेरेंट से टू रिम्बर्स कंपनी पी ओवर द टर्म ऑफ अरेंजमेंट फॉर 75% ऑफ फाइनल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज बाय कंपनी एस। तो साथियों यहाँ पे जो भी खर्चा होगा, देखो ऑब्वियसली बात है पेरेंट शेयर दे रहा है अपने, तो यहाँ पे सब्सिडरी ने बोला भाई 75% खर्चा जो भी है हम रिम्बर्स कर देंगे, वापस कर देंगे। आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ रहा है आपसे पेरेंट और सब्सिडरी की बुक्स में। तो मैं साथियों आपको लेके चलता हूँ बोर्ड नोट्स पे और वहीं पे इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था एक्सपेंस सारा का सारा सब्सिडरी बुक करेगा। तो साथियों उसने एक्सपेंस बुक कर लिया। 100 एम्प्लॉय पे नंबर ऑफ ऑप्शन 30 है, फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे 5 है, इनटू प्रोपोर्शनेट ईयर 1 2 3 में आपको बुक करना है 5000। सर इसमें तो कोई नई बात नहीं है। सर नई बात यहाँ है कि यहाँ पे जो टोटल खर्चा है इस खर्चे में 75% जो है सब्सिडी रिइम्बर्स करेगा। तो 5000 का 75% यहाँ 3750 यहाँ ले लोगे और बाकी 1250 हम कहेंगे कि बाप से डोनेशन आ रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी के पैरेलल आप पेरेंट की बुक में एंट्री पास करोगे तो पेरेंट बोलेगा भाई मैंने सब्सिडरी में इन्वेस्ट करा है। सर कितना इन्वेस्ट करा है, सर जितना ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिख रहा है ना इतना इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट मतलब दान दे दिया, हेल्प कर दी, और कुछ कैश भी मिल रहा है, वही जो 75% रिम्बर्स कर रहा है तो वो कैश डेबिट कर लेगा, एसबीपी रिजर्व 5000 का बना देगा। साथियों ये सेम एंट्री चलती रहेगी आपकी ईयर 1 2 3 में, ठीक है। उसके बाद फाइनली पेरेंट जो है 5000 जो एसबीपी रिजर्व बना रखा है उसके शेयर कैपिटल इशू कर देगा और गेम ओवर। तो साथियों इतना ही था, बस इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं। उसके बाद साथियों कुछ तड़कते भड़कते क्वेश्चन आईसीआई ने अपने आरटीपी में रिलीज करे थे, वो मैं अब आपको करा देता हूँ, देन वी आर डन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है साथियों और बहुत ही सिंपलीफाई में वे में आपको कराऊंगा। आरटीपी मई 25 का क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन ऐसा है फर्स्ट टाइम आप देखोगे आपका दिमाग घूम जाएगा। सर 1 अप्रैल 2001 को कंपनी एंटर इनटू शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है। क्या है सर इसमें कंडीशन, सर एम्प्लॉय को 5 साल तक काम करना है, तो ये क्या हो गई हमारी सर्विस कंडीशन, ठीक है। उसके बाद उनको कैश पेमेंट मिलेगी इक्वल टू वैल्यू ऑफ एंटिटी शेयर। तो साथियों यहाँ पे कैश सेटल्ड है आपका। यहाँ पे एक तड़का लगा रखा है इन्होंने, इफ एंटिटी अचीव अ सक्सेसफुल आईपीओ ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड
एम्प्लॉय विल रिसीव फ्री शेयर रेदर देन कैश पेमेंट। सर 5 साल में अगर इन्होंने आईपीओ निकाल दिया तो इनके शेयर लिस्टेड हो जाएंगे, तो कंपनी ने कहा उस केस में हम कैश सेटल नहीं, हम आपको इक्विटी देंगे। ठीक है साथियों, लेकिन साथियों यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे या तो कंपनी शेयर्स देगी या तो कैश पेमेंट देगी, लेकिन दोनों नहीं देगी, दोनों में से एक ही देगी, ये बात ध्यान रखना। तो साथियों अगली जो इसमें काम की बात है, एट द डेट ऑफ अवार्ड, जिस दिन हमारी ग्रांट डेट है साथियों, एंड टिल एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, ग्रांट डेट से सेकेंड ईयर तक कंपनी को लग रहा है कोई आईपीओ वगैरह नहीं आएगा। इसका मतलब सेकेंड ईयर के एंड तक तो कैश सेटल्ड दिमाग में चल रहा है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। लेकिन थर्ड ईयर के एंड में सक्सेसफुल आईपीओ आने की उम्मीद है, ठीक है, और लग रहा है इनको फोर्थ ईयर के एंड में आईपीओ आ जाएगा। अगर सर आईपीओ आ जाएगा तो शेयर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने साथियों क्या करा है, आपको फेयर वैल्यू इक्विटी सेटल्ड 1000 रुपीज ग्रांट डेट की आपको वैल्यू दे दी, ठीक है, और कैश सेटल्ड के लिए आपको फेयर वैल्यू चाहिए होती है, ये आपको वैल्यू दे दी। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी साथियों, मैं लेके चलता हूँ आपको बोर्ड नोट्स पे और हाँ समझाता हूँ इसके तड़के को। देखो साथियों, ये आपका वेस्टिंग पीरियड है 5 साल का, ठीक है। अभी आपका वेस्टिंग पीरियड क्या चल रहा है सर, 5 साल, ठीक है। तो ईयर 1 से 2 तक आप अकाउंटिंग करोगे कैश सेटल की। तो कैश सेटल में क्या करते हैं सर, वही हमें चाहिए होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू और वेस्टिंग पीरियड। तो सर ईयर 1 के एंड में आप खर्चा बुक कर लोगे 10 का, ठीक है। ईयर 2 के एंड में अकॉर्डिंगली आप खर्चा बुक कर लोगे 190 का। सर 190 कैसे है, यहाँ पे फेयर वैल्यू 500 लोगे इंटू 2/5, ठीक है, -10 जो आपने ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लिया, आ गया है 190। लेकिन साथियों ईयर 3 के एंड में अब आपको लग रहा है आईपीओ आ जाएगा। उसके साथ एक चीज और है साथियों यहाँ पे ध्यान देने वाली, यहाँ पे एक बात लिखी है, एट द एंड ऑफ ईयर 4 अ सक्सेसफुल आईपीओ ऑकर एंड एम्प्लॉय विल रिसीव फ्री शेयर। यानी साथियों ये जो इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन है साथियों, फोर्थ ईयर के एंड में ही हम इन्हें शेयर दे देंगे। तो साथियों इक्विटी सेटल्ड के केस में आपका जो वेस्टिंग पीरियड है वो भी चेंज हो जाएगा, आपका वेस्टिंग पीरियड 4 ईयर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पे। अब साथियों जैसे इक्विटी सेटल्ड की बात आती है तो हम फेयर वैल्यू लेते हैं ग्रांट डेट की। तो सर इस इक्विटी की ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू होगी 1000, ये इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पे साथियों। तो 1000 के हिसाब से इंटू 3/4 साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। आप गलती यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 5 ईयर ही लेके चलोगे, बल्कि वो कह रहा है 4 साल के एंड में हम शेयर दे देंगे। तो यहाँ वेस्टिंग पीरियड 4 साल हो जाएगा जैसे हम इक्विटी सेटल्ड में आते हैं। तो साथियों अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 550, ठीक है, और फोर्थ ईयर के एंड में आपका आ जाएगा ये 250, ठीक है। अब आप टैली करोगे तो आराम से इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7.3। ये साथियों लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी रिवीजन क्लास का और वी आर डन, वी आर डन साथियों। देखते साथियों इस क्वेश्चन में क्या तड़का है। तो मैक्स लिमिटेड जो है वो शेयर बेस्ड पेमेंट में एंटर हुआ है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को 500 शेयर मिलेंगे, ठीक है, एट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। अगर सर वो 5 साल तक कंपनी में रहेंगे तो उनको हम शेयर देंगे, ठीक है। ग्रांट डेट फेयर वैल्यू की आपको दे रखी है 4000 रुपए। साथियों यहाँ पे एक कमाल की बात है, जो फेयर वैल्यू ऑफ अवार्ड, यानी यहाँ पे साथियों आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू फेयर वैल्यू, तीनों चीजें इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो साथियों सब कुछ इसमें मल्टीप्लाइड है, आपको ये लेके नहीं चलना कि 4000 में आप अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर नहीं है, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं है, फेयर वैल्यू ऑफ एंटायर अवार्ड है। साथियों यहाँ गलती करके आओगे, मैं 100% बता रहा हूँ, ठीक है, मार्क कर लो, इसे इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एन एम्प्लॉय लीव Max Limited after period of 5 years, but before its share are listed, the entity has an option to purchase the share for fair value from employee। साथियों ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहना क्या चाह रहा है, एक्चुअली साथियों इस कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं है मार्केट में। अब अगर मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो ये एम्प्लॉय इस शेयर को लेके करेंगे क्या, ठीक है। अल्टीमेटली एम्प्लॉय को क्या करना होता है, लिस्टेड शेयर को मार्केट में वो सेल कर देता है। अब अनलिस्टेड शेयर के केस में इन्होंने कहा कि अगर
हमारे शेयर लिस्ट नहीं होते 5 साल बाद भी, तो जो हम शेयर दे रहे हैं वो हम ही खरीद लेंगे। इसका मतलब साथियों ये एक तरीके से कैश सेटल्ड ऑप्शन है। अब ये कैश सेटल्ड ऑप्शन है। ये इक्विटी सेटल कब होगा? जब इनके कंफर्म आईपीओ आ जाएगा, इनके शेयर लिस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, ये पैराग्राफ यही आपसे कहना चाह रहा है चुपके से। ठीक है, फिर ऑन ग्रांट डेट मैक्स लिमिटेड एक्सपेक्ट टू लिस्ट इन द लिस्ट। ठीक है, टू लिस्ट इन द लिस्ट, ये वर्डिंग है आईसीआई की। टू लिस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए था इन नेक्स्ट 3 to 5 years। ठीक है, ये इनका फर्स्ट शेयर बेस प्लान होगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर 2 मैक्स लिमिटेड ऑन लिखा साथ है आईसीआई ने, ये नो लॉन्गर होना चाहिए था एक्सपेक्ट टू लिस्ट एंड द एम्प्लॉय आर इन्फॉर्म ऑफ दिस फैक्ट। साथियों यहाँ पे देखो सर, ईयर एंड 2 में इनको लग रहा भैया लिस्ट नहीं होंगे, अगर ये लिस्ट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली कैश सेटल्ड ही होगा एट द एंड ऑफ ईयर 2, इसका मतलब ये है। फिर ये कह रहा है फेयर मैक्स लिमिटेड विल रीपर्चेज द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ₹6,000 ऑन दिस डेट। ठीक है, तो साथियों यहाँ फेयर वैल्यू क्यों दे रहा है? क्योंकि साथियों हमें पता है, इस लाइन ने हमें चुपके से बोल दिया कि ये कैश सेटल्ड ऑप्शन है, तो हमें पता है कि कैश सेटल के केस में हमें फेयर वैल्यू चाहिए होती है हर ईयर एंड की, इसलिए हमें फेयर वैल्यू दे रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर 3 फेयर वैल्यू जो है वो हो गई है 9,000। ठीक है साथियों, यहाँ तक की बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े सर? बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है ईयर 1 2 3 आपको अकाउंटिंग करनी है। सर क्वेश्चन देख के तो दिमाग ही फिर गया। सर क्वेश्चन देख के भले ही आपका दिमाग फिर गया हो, लेकिन बोर्ड नोट देख के आपका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। साथियों यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने करा क्या है, मैं आपको ना इसकी जनरल एंट्री भी दिखाऊंगा सॉल्यूशन में, तो थोड़ा सा आपका दिमाग सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो साथियों, वेस्टिंग पीरियड 5 साल का है, ग्रांट डेट की जो फेयर वैल्यू है 4,000 है। अब ये जो फेयर वैल्यू है साथियों, ये सारे एम्प्लॉयज के लिए फॉर एंटायर वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पे। अब साथियों ईयर 1 के एंड में तो हमें लग रहा है कि भैया हमारे जो शेयर हैं वो मार्केट में लिस्टेड हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से हमने ग्रांट डेट यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये इक्विटी सेटल्ड लग रहा है, तो यहाँ हमें ये इक्विटी सेटल लग रहा है ईयर 1 के एंड में, तो हमने उसके हिसाब से अकाउंटिंग करी है। तो यहाँ पे देखो साथियों, दोबारा बता रहा हूँ, इस 4,000 में नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू, पूरे वेस्टिंग पीरियड का इन्होंने 4,000 ले रखा है, लेकिन सर हमें तो लेना है प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, 5 ईयर वेस्टिंग पीरियड है, तो प्रोपोर्शनेटली आप लोगों 4,000 इंटू 1/5 ये आ जाएगा 800। ये तो ईजी है सर। सेकेंड ईयर के एंड में इन्हें लग रहा है भैया हमारे शेयर तो लाइफ में कभी लिस्टेड ही नहीं होंगे, हमें तो कैश ही देना पड़ेगा। अगर इनको कैश देना पड़ेगा साथियों, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर लेंगे, उसके बेस पे हम जो है एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। तो 6,000 इंटू 2/5, ठीक है, ये आ गया 2,400 माइनस 800 जो पहले ही आपने खर्चा रिकॉग्नाइज कर लिया था वो माइनस कर लोगे, तो आप 1,600 रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है सर, फिर ईयर 3 के एंड में 9,000 जो है फेयर वैल्यू हो गई है, 9,000 के हिसाब से आप जो है कैलकुलेशन करोगे तो आपका एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा 3,000। ठीक है साथियों, तो ये एक्सपेंस रिकॉग्निशन की आपकी एंट्री हो गई। अब साथियों इन्होंने करा क्या है, इन्होंने जो करा है थोड़ा अटपटाई करा अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, मैं इसको सिंपल करके आपको समझा देता हूँ। देखो ईयर 1 के एंड में इन्होंने 800 रुपए का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लिया और ये इक्विटी सेटल्ड है। ठीक है, सेकंड ईयर के एंड में जैसे ही इन्हें लगा कैश सेटल्ड करेंगे, तो साथियों इन्होंने क्या करा है, इन्होंने पहले इक्विटी सेटल्ड के हिसाब से एंट्री पास कर ली। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा है, इक्विटी सेटल्ड में जो भी इनका बैलेंस था एसबीपी रिजर्व में, ठीक है, उस एसबीपी रिजर्व के बैलेंस को इन्होंने एसबीपी लाइबिलिटी में डाला, लेकिन बड़े अटपटे तरीके से। ठीक है, आपको क्या करना है साथियों इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ईयर 1 के एंड में आप ये जो ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ ये एंट्री पास कर लेना। ठीक है, ईयर 2 के एंड में ये जो एसबीपी रिजर्व है ना, इस रिजर्व को आप एसबीपी लाइबिलिटी में डाल लो।
ठीक है। अब एसबीपी लाइबिलिटी में आपको 800 दिख रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लाइबिलिटी की एंट्री पास करनी है, ठीक है, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी लाइबिलिटी। फिर आप 1600 की एंट्री पास कर लेना, फिर 3000 की एंट्री पास कर लेना, बस इतना आपको करना है। इनका जो है, इनका तो अटपटा ही चल रहा है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे देखो साथियों, यहाँ पे लिखा है कि साथियों इनके मन में ना थोड़ा सा कह सकते हो कि शरारत आ गई। शरारत कैसे आ गई, देखो देखो साथियों, इनकी शरारत बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे इस लाइन में लिखा है मैक्स लिमिटेड अनाउंस, यहाँ पे लिखा है ना अनाउंस, यहाँ इन्होंने अनाउंस कर दिया टू एम्प्लॉय डेट इट if it is not listed after 5 year and employee leave, Max Limited will repurchase the share। ठीक है, अच्छी बात है भैया, आपके मन में जो है आपको बता देना चाहिए रियल लाइफ में, ठीक है, इन्होंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्स लिमिटेड डिड नॉट इन्फॉर्म एम्प्लॉय दैट इट विल रिपर्चेज। तो साथियों इन्होंने बताया नहीं इसके बारे में। अब आप अकाउंटिंग कैसे करोगे ये पूछ रहा है। तो साथियों ये पूरा का प्योर थ्योरी है, अगर आपने किसी को बताया नहीं। फिर ये कह रहे हैं इन्होंने 2 एम्प्लॉयज को ये बातें बता दी। If two of its employee leave, Max Limited exercise its settlement choice and buys the leaving employee share at fair value। ठीक है, ये 6th ईयर के एंड में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्रेमिंग है ना इस वाले पार्ट की, सर फ्रेमिंग ही बड़ी अटपटी है। 2nd ईयर के एंड में इसने कुछ बताया नहीं, और 6th ईयर के एंड में इन्होंने जो लिविंग एम्प्लॉय थे उनके शेयर जो है वो परचेज कर लिए। तो साथियों इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको ये करना है कि अगर लिविंग एम्प्लॉय को आपने कैश दे दिया, ठीक है, कैश दे दिया, और ये बातें बाकी एम्प्लॉयज को भी पता लगी जाएगी विसल ब्लोअर के थ्रू, तो साथियों ये अल्टीमेटली कैश सेटल ही बन जाएगा। यही आपसे पॉइंट कहना चाह रहे हैं। तो जो आपको एग्जाम में लिख के आना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सेटलमेंट ऑफ 2 एम्प्लॉय अवार्ड में क्रिएट अ वैलिड एक्सपेक्टेशन इन माइंड ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय, दे विल आल्सो रिसीव कैश व्हेन दे लीव। ठीक है, रिमेनिंग एम्प्लॉय के दिमाग में भी आ जाएगा भी इन 2 को अगर कैश मिला है तो हमको भी कैश ही मिलेगा। तो उसके हिसाब से मैक्स लिमिटेड को सारे अवार्ड्स को कैश सेटल ट्रीट करना है। ठीक है, बस इतनी ही लाइन लिख के आनी है और कुछ लिख के आना नहीं है। तो साथियों इसी के साथ फाइनली वी आर डन विद ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। साथियों मैंने क्वेश्चन करा है कि 360 डिग्री आपको कवरेज दूं, जहां लॉजिक की मुझे लगता है जरूरत है वहां लॉजिक भी बताया, इसलिए मेरे डिटेल रिवीजन थोड़े से लेंथी जा रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे रिवीजन वीडियो में कुछ मुझे चेंजेस करने चाहिए, ठीक है, या आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए, प्लीज़ फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ हेल्प। साथियों आई एम देयर फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों, टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर योर एग्जाम।